अब हम इलेक्ट्रो स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसका पहले लेक्चर में मैं उठाऊंगा इलेक्ट्रो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस के हिसाब से। लेकिन क्या है, गेम यहाँ ये है कि हमें इंटीग्रेशन में भी जाना नहीं है अगर समस्या किसी और टूल से हो जाए तो। अब बोले सर आप क्यूब कैसे हो? अरे मान लो यार मैं माइनक्राफ्ट वाला क्रीचर होता, मैं क्यूब होता। तो अगर मेरी साइड ए बी सी है तो एक साइड को मैंने a/6 किया तो दूसरी साइड भी b/6 हो गई, तीसरी साइड भी c/6 हो गई। रेप्लिका बनाना है। तो कई बार ऐसा आता है जेई के ये सवाल, और ये जेई को बहुत पसंद है, तो मैं सवालों में एक ही सवाल में मैं बहुत सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। जेई ये सवाल भी बिल्कुल पूछ सकता है, आर से लगा कर 2R तक एनर्जी कितनी स्टोर है बताओ। तो बेसिक अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो सब कर सकते हो। हेलो बच्चा बाड़े, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया, मस्त, मजे में। क्या मेरी आवाज आपके दिलो दिमाग तक पहुंच रही है? दिल तक इसलिए कि फेथ बहुत जरूरी है, और दिमाग तक इसलिए क्योंकि एडवांस निकालना है अपने को, है ना? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। अब हम इलेक्ट्रो स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसका पहले लेक्चर में मैं उठाऊंगा इलेक्ट्रो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस के हिसाब से। कुछ बच्चे बोलेंगे सर वेव ऑप्टिक्स कहाँ गई ऑप्टिक्स के साथ? अरे एक वेव थी, चलते चलते ऑप्टिक्स के पास चली गई, ऑप्टिक्स के साथ हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी ऑप्टिक्स में 2 लेक्चर बड़े आराम से रखे हैं हम, उसे ड्यूरेशन भी थोड़ा-थोड़ा करके वे ऑप्टिक्स बड़े आराम से वहाँ होगी, मस्त रहिए। यंग अंकल को लाएँगे, यंग अंकल आएँगे, ठीक है? क्योंकि बच्चों को लगता है सर पिछले साल पैराग्राफ आया था, सर ऐसा था, वैसा था। बिल्कुल यंग अंकल आएँगे, बढ़िया से आएँगे, सब खेलेंगे, पूरी बात खेलेंगे, टेंशन मत लो, लोड मत लो। तो अब हम आज खेलने वाले हैं इलेक्ट्रो। ये भी अगेन जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम करंट कैपेसिटर अगले टॉपिक में इन्वॉल्व करेंगे, फिर मैग्नेटिज्म, और फिर ईएमआई-एसी। ये सीक्वेंस रहेगी। 4 पोर्शन जो है, मेरे पास 4 लेक्चर थे तो मैंने इसे ऐसे डिवाइड किया कि पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद में आपका सर्किट्स, तो करंट कैपेसिटर साथ आ जाएंगे साथ के साथ, एंड देन फिर मैग्नेटिक, पूरा के पूरा एक साथ चलेगा। जेईई के लिए बहुत बहुत फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है, कुछ अनटच्ड चीज़ों को छुएंगे वहाँ, देखेंगे, ठीक है, और फिर ईएमआई एसी एक साथ। फिर हम रे ऑप्टिक्स जब करेंगे तो उसके बाद वे ऑप्टिक्स आ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? गेम शुरू करें? लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन द गेम। ठीक है। अ, फिर कुछ बच्चों का होगा सर वैसे इस सीरीज़ के पहले भी बोल चुका हूँ मैं, ठीक है। अब थोड़ा-सा क्या है, रायता भी फैल चुका है, तो कई बार ये होता है ना, बच्चे कहते हैं सर यहीं से पेपर आएगा, मैंने इस सीरीज़ के पहले लेक्चर में बोल दिया था। मैंने कहा बेटा एडवांस एडवांस है। आप क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। क्या क्वेश्चंस आएंगे? नो वन कैन प्रिडिक्ट, नो वन कैन प्रिडिक्ट। वो आईआईटी के प्रॉब्स हैं, दे हैव इनफाइनाइट नॉलेज। वो क्या पूछेंगे आई डोंट नो। हाँ, वो पूछेंगे सिलेबस के अंदर, तो कैसे कैसे घुमा सकते हैं हम उन कॉन्सेप्ट्स में। जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप उन्हें दूसरी जगह भी मतलब लगा पाते हैं। मुद्दा वही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहली स्लाइड ही ब्लैंक। पहला क्वेश्चन, अगेन मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। नियम क्या है अपना? पॉज करेंगे, पॉज कीजिए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। एक्चुअली यहां थोड़ा सा ये वैसा हो गया, मैं इसको ऐसे कर देता हूं। अब पॉज कीजिए, अब इसे पॉज कीजिए और क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व कीजिए। मुद्दा यही है, जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो वो नहीं करना है भैया। विराट कोहली को चौका मारते देख के हमें लगता है बहुत आसान है, और जब वो आउट होता है, अबे कह रहा था ऐसे मत खेल, मत खेल ऐसे, हो गया ना, कवर ड्राइव लगाया, कैच आउट हो गया ना। तो भाई साहब बहुत बड़ा प्लेयर है, वहां उस परिस्थिति पे खेलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो पहले आप कीजिए। राइट कोन ऑफ सर्कुलर बेस, हाइट h with uniform charge distributed everywhere within its volume. Magnet of electric field and potential at the apex O of the cone are E naught and V naught. A symmetrical portion of height h from the apex has been removed. वो दिखा रखा है। Find magnet of electric field and potential at the apex due to remaining part of cone. इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मार्केट में मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। ऑब्वियसली बात है, देखिए क्वेश्चंस तो इतनी सारी किताबें हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड ही है, उसमें एक कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। अब ये है, देखिए कोन का हम ई और वी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम एक डिस्क एलिमेंट लेंगे, करेंगे। क्या हमें वो करना है? नहीं। यहाँ एक यूनिटरी मेथड लगता है, जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सेंटर ऑफ मास के लिए तो क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, पोटेंशियल के लिए, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो।
ठीक है, सिमेट्री के लिए। वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ कवर करवाने जा रहा हूँ। हमें हमें अगर आप देखिए तो ये कैविटी कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया। वैसे क्या कर सकते हैं आप इसे, वैसे आप इसे एक काम कर सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि पहले पूरे कोन का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ई नॉट है। क्या सिमेट्री से इधर ही आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप यहाँ डिस्क एलिमेंट लेते हैं, आप बोले तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये डिस्क एलिमेंट ऐसे होगा, ठीक है। कलर थोड़ा सा गंदा सा है, इस पे अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि एक डिस्क एलिमेंट मैं ऐसे ले सकता हूं। क्या एक डिस्क एलिमेंट ऐसे आ सकता है? ऐसे ये रहा, ये डिस्क एलिमेंट ऐसे ले सकता हूं, ठीक है। ये डिस्क है, रिंग एलिमेंट नहीं है, डिस्क एलिमेंट है, ये रहा ऐसे। उस डिस्क एलिमेंट के कारण मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूंगा, ठीक है। उस डिस्क एलिमेंट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगी। पेन का कलर बार बार चेंज करना पड़ेगा, इधर ही आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड डी, ऐसे। और हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं, एलिमेंट सुटेबल एलिमेंट लिया, डिस्क है इसमें, और पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है, गेम यहाँ ये है कि हमें इंटीग्रेशन में भी जाना नहीं है, अगर समस्या किसी और टूल से हो जाए तो, ठीक है। कैविटी कॉन्सेप्ट कैसे है? अगर मैं इस कोन का इफेक्ट हटा दूं, इस कोन का इफेक्ट मैं मान लेता हूं E1 है, तो E0 माइनस E1 होगा कि नहीं होगा? और वही कॉन्सेप्ट पोटेंशियल में भी लगा सकता हूं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E0 था और पोटेंशियल V0 था, तो वही कैविटी कॉन्सेप्ट में यहां लगा सकता हूं। पूरे कोन का पोटेंशियल लिखा V0 माइनस इसका पोटेंशियल V1। इज इट क्लियर? पक्का? अच्छा, कैविटी कॉन्सेप्ट में पोटेंशियल तो खैर सीधे लग जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये गेम होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चीज बताइए, इस पूरे कोन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इस छुटकू कोन के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इसीलिए मैं सीधे लिख पाया, वरना तो मुझे ई नॉट वेक्टर माइनस ई वन वेक्टर लिखना पड़ता है। ई नॉट वेक्टर माइनस ई वन वेक्टर लिखना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, रूल्स की क्लियरिटी नहीं होती तो गड़बड़ होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? 100%। क्योंकि कैविटी कॉन्सेप्ट में देखिए, अब बात चलिए तो बहुत दूर तक जाएगी। जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, कॉमन मिस्टेक की बात कर रहा हूँ, कैविटी कॉन्सेप्ट में जेई के जनरली जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ऐसे आए हुए हैं, ऐसे ये रहे, ऐसे आए हुए है ना, ये रहा। यहां आपसे पूछा गया इस पॉइंट पर ई बता दो, यहां ई बता दो, ठीक है। वैसे आपको पता है अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, मैं लगे हाथ बता ही देता हूं। इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, कैविटी, जर्नल कैविटी बनाते हैं। ये तो सेंटर से पास होने वाली कैविटी बन गई, एक जर्नल कैविटी बनाते हैं, सेंटर से पास नहीं हो जो। ये जेई कई बार पूछ चुका है। एक कॉन्सेप्ट आएगा, मैं उसके आसपास की सारी बातें करूंगा। ये ओ है, इसका सेंटर ए है, आप शायद ये प्रूव करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी यूनिफॉर्म होता है, और कितना होता है वो आप प्रूव करते हैं, रो ओ ए बाई 3 एप्सिलॉन प्रूव करते हैं। अब तक जेई ने ऐसे खेला है कि इस पॉइंट पर ये पी हो गया, तो ए भी हो गया, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, सी पर बताओ, ओ पर बताओ। जेई ने इतना खेला है, जेई ने जो बवाल है वो नहीं खेला है। बवाल खेलेंगे तो फिर रूल्स बदल जाएंगे। अब तक क्या होता है, जैसे मान लीजिए बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, बी पर, तो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लोग कैसे लिखते हैं? बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फुल स्पेयर, मान लो फुल स्पेयर, पूरे स्पेयर के कारण लिख दो, माइनस कैविटी के कारण। अच्छा, कैविटी मतलब कैविटी में चार्ज भर दिया है, कैविटी में चार्ज भर दिया है, तो बच्चे ये लिखते हैं कि पूरे में से ये घटा दो, ठीक है। अब जेई ने जो नहीं खेला है, मैंने कहा ना अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी पे जा रहे हैं, ताकि आपको सरप्राइज ना हो एकदम से, वही तो हमारी चेतावनी होती है बस। ये डी पॉइंट है, इस पॉइंट पे आ जाओ। इस पॉइंट पे क्या खेलोगे? तो पूरे स्पेयर का लिखोगे, आप बोलेंगे सर पूरे स्पेयर का लिखूंगा मैं, ठीक है। डी पॉइंट पे ये रहा, पूरे स्पेयर का इधर ही होगा, सेंटर से हवे, माइनस इस कैविटी का इफेक्ट हटाना है, बस यही तो कैविटी का रूल होता है। अब यहां एक लोचा है जो अब जब मैंने सॉल्व किया तो आपको शायद दिख गया है। आप क्या करते हैं, मान लीजिए इस पूरे स्पेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और इसका E2, तो अब तक हमारे जेई के जितने भी सवाल आए ना, जितने भी, वो सब इसी लाइन पर थे, दोनों के सेंटर की लाइन जॉइनिंग पे थे। उन्होंने क्वेश्चन नहीं घुमाया, चाहे ग्रेविटेशन हो चाहे इलेक्ट्रो हो, क्वेश्चन को नहीं घुमाया, ठीक है। इसका मतलब घुमाया नहीं तो इसका मतलब हम छोटे कॉन्सेप्ट को ही रूल मान लें? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो यहाँ अगर मैं ई नेट लिखूं, ई एट डी,
तो E1 माइनस E2 करोगे, डेफिनेटली वो गलत आंसर आएगा और जेई वाले इतने नालायक हैं कि वो ऑप्शन में देंगे। आपको ध्यान रखना है ईडी वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। और वेक्टर कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ये मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है, मान लो ये भी सिखा देता हूँ। E1 इधर आएगा और E2 का नेगेटिव ये माइनस E2। आप कंपोनेंट कर लो, कंपोनेंट कर लोगे, कंपोनेंट सॉल्व कर लो, दैट्स ऑल। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ कि ना? पक्का? अरे E2 का बिल्कुल ऑपोजिट ऐसे कर दो, माइनस E2, इन दोनों को कर दो, दैट्स ऑल। तो ये जेई ने आज तक नहीं टच किया है। कैविटी उनका मनपसंद टॉपिक है, बहुत पसंद है उन्हें कैविटी। हर जिस चैप्टर में कैविटी के क्वेश्चन बन सकते हैं उन्होंने पूछे हैं। लेकिन इलेक्ट्रो में मैं कुछ और बता रहा हूँ, लेकिन अभी तो मैं ये बता रहा हूँ, तो याद रखिएगा। हाँ, पोटेंशियल में अगर मैं लिखता VD इज इक्वल टू V1 माइनस V2, डैम श्योर सही होता, क्योंकि ये स्केलर बंदा है, स्केलर बंदा है, ये वेक्टर है। तो वेक्टर्स में बहुत सावधानी से खेलना होता है। आज तक हमारे सारे आंसर्स इससे आ गए। जेई जिस दिन देखा उस दिन फिर रूल बदलने पड़ेंगे। रूल क्यों बदलने भैया? वेक्टर क्वांटिटी है, सुपरपोजिशन कह रहा है, वही प्रिंसिपल है। तो कैविटी कॉन्सेप्ट तो ये होता है। यहां मैंने आपको एक चेतावनी दे दी। देखिए लास्ट मोमेंट पे चेतावनी आई तो देनी है। ये कैविटी E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर करना है, क्वेश्चन बनाना होता। अब आपको पता है कि क्वेश्चन तो हम बना लेंगे सर। इस पे चार्ज, इसकी रेडियस मान लो r/3 है, इसकी r है, तो स्पेयर है, तो इस पे चार्ज अगर q है तो इस पे r/3 है ना, तो q/27 हो जाएगा। ऐसे करके खेल लीजिए और ये डिस्टेंस लिख लीजिए कि q/r² होता है स्पेयर के बाद। तो वो सारा गेम खेलना। आज तक जेई ने सिर्फ इसी लाइन पर खेला ऐसे, तो आपके लिए आसान ही पूछा है उन्होंने। बेसिक तो यही है, ठीक है। अब मैं इसी पे वापस आ रहा हूं। तो कैविटी कॉन्सेप्ट से इस पूरे बंदे का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इस कोन का भी ऊपर ही होगा, इसलिए मैं सीधे लिख पाया, अदरवाइज वेक्टर लिखना चाहिए था। दैट्स इट। तो आप बोलेंगे सर कैविटी, एक काम करते हैं, कोन का लिख लेते हैं। कोन का कैपिटल एच की टर्म में आएगा, स्मॉल एच की टर्म में लिख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट्स इट। उन्होंने मुझसे ई नॉट पूछा ही नहीं, उन्होंने कहा ई नॉट है, ई नॉट के टर्म में आंसर दो। वो कहते हैं ई नॉट निकालो, इट्स ए न्यू क्वेश्चन। उसके लिए क्या होता है मुझे बताइए, इस पर चार्ज लिख दो, इस डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, डी को इंटीग्रेट मार दो, दैट्स ऑल। ठीक है। अगर आपको ई नॉट लिखना भी है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इंटीग्रेशन डी कर दीजिए। अब आप कैसे करेंगे सर, के इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? वो हाथ पकड़ के तो मैं नहीं करवा पाऊंगा, मेरे हिसाब से एडवांस की तैयारी करो तो आपको पता ही है। डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए। अरे डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ ठीक है, तो डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, बड़ा आराम से हो जाएगा और आसान भी है, कोई बहुत बवाल नहीं है। बच्चे बोलेंगे सर क्यों? डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अरे कॉस थीटा, डिस्क कितना एंगल बना रही होती है? मान लो ये सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है, तो ये तो कांस्टेंट ही है सारे एलिमेंट के लिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा कांस्टेंट है, बाहर आ गया। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा को रो के टर्म में लिखना आपकी जिम्मेदारी है। आप बोले तो मैं लिख के बता देता हूँ, वैसे तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जब बात चल रही है तो फिर लेक्चर लंबा चला जाता है। मेरे पास तो इनफाइनाइट बातें हैं यार, मेरे पास तो इनफाइनाइट बातें, मैं रुकता ही नहीं हूँ। चक्कर ये है, एक बार कोई बात चालू होती है तो मैं उस पर लेक्चर भी निकाल सकता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा लेक्चर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मुद्दा ये है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, लेक्चर की ड्यूरेशन फिक्स है, मैं उसे थोड़ा एक्सीड कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा एक्सीड करता हूँ तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। ठीक है, तो डी मैं लिख सकता हूँ, डी क्या होगा मुझे बताएंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों को लगता है सर इंटीग्रेट किसको मारना है, सर इंटीग्रेट किसको मारना है, सर इंटीग्रेट किसको मारना है। मैं सिग्मा लिखना बता रहा हूँ आपको, इसकी डेंसिटी दी जाएगी क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है, तो रो दिया जाएगा। रो से सिग्मा कैसे लिखा जाता है, लैम्डा कैसे लिखा जाता है, लिखना आना चाहिए। एक काम करो, इस डिस्क पे चार्ज कितना है, dq। मान लो यहां से डिस्क कितनी डिस्टेंस पर है, x, थिकनेस कितनी, dx। ठीक है, इसके चार्ज को दो तरीके से लिख दो, dq बराबर है ना, dq बराबर इसकी रेडियस में मान लेता हूं स्मॉल r मान लो, मान लेता हूं। dq को पहले लिखो रो के टर्म में, तो रो इंटू वॉल्यूम, इस डिस्क का वॉल्यूम देखो तो कितना आएगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर dx। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा डिस्क है तो किनारे इग्नोर हो जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट पता है? नहीं तो कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट चला जाता है, रो इंटू पाई आर स्क्वायर dx। क्लियर? अच्छा ये जो डिस्क बनती है ऐसी बनती है बेटा, थोड़ी सी ऐसे बनती है स्लैंट, ये वाला इग्नोर हो जाता है। रीजन, मास पूरे वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में इग्नोर है। ये अगर होलो कोन होता तो ये इग्नोर नहीं होता है, क्योंकि उसमें सारा मास ही सरफेस पर है, तो सरफेस को कैसे इग्नोर कर सकते हो, सरफेस ऐसे और ऐसे, बहुत अंतर आ जाता है। ठीक है, मैं कम टाइम में ज्यादा बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रो इंटू पाई आर स्क्वायर dx, सिग्मा के टर्म में क्या लिखोगे, तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। डन। यहां से सिग्मा क्या आया बताइए, रो इंटू dx।
अब बोलेंगे सर अरे क्या मजा आ गया सर, रो इंटू डी एक्स, लीजिए आपको मिल गया। आप कह रहे थे ना इंटीग्रेशन में किसका इंटीग्रेशन करें, तो क्या ठीक है। हाँ के ना, लेट्स प्रूव इट। क्या मेरी बात क्लियर है? तो एक तरीका तो है ई नॉट निकाल लिया, लेकिन ये ई नॉट मुझे निकालना नहीं था, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, क्योंकि मेरे को ये लगा कि यार डी लिखो इंटीग्रेट कर लो, लेकिन डी लिखते हुए आपको सिग्मा के टर्म में फॉर्मूला याद है, रो के टर्म में आना है, तो मैंने कहा चलो पूरी बात बता देता हूँ। लास्ट मोमेंट पे छोटी छोटी बातें कौन सी काम आ जाए पता नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मेरा ई नॉट आ गया, तो मुझे पता है ई प्रोपोर्शनल टू, यहां से तो मैं आपको प्रूफ दे ही रहा हूँ, ई नॉट प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एच है, तो यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। मुझे बताइए जो मैंने कोन गायब किया है, उसकी डेंसिटी और बड़े कोन की डेंसिटी सेम है या डिफरेंट है? अरे आधी ग्लास और पूरी ग्लास के पानी की डेंसिटी तो सेम ही होगी ना, तो इसका मतलब ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, सब सेम, तो इसका मतलब ये ई नॉट एच के प्रोपोर्शनल है, ई नॉट एच के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो उस कोन का क्या आएगा मुझे बताएंगे, ई वन क्या आएगा मुझे बताएंगे, ई वन क्या आएगा, रो एच वन, ऐसे ही लिख दो ना सीधे, 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से आपका E1 को मैं इसके टर्म में लिखूं, ई नॉट के टर्म में, तो एक कैपिटल एच ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ई नॉट, अच्छा H1 नहीं है वो, ये मैं सिंबल्स में कई बार मिस्टेक कर देता हूँ, रो एच, ई नॉट एच बाई कैपिटल एच, अच्छा एक ऊपर नीचे कैपिटल एच मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मुझे बताइए आपका आंसर नहीं आ गया? आंसर क्या आया मुझे बताइए, आंसर क्या आया, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अब पॉइंट ओ पे, मैं सीधे यहाँ लिख रहा हूँ ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया नेट, वो आया ई नॉट माइनस इस बंदे का हटा दूं एच बाई एच। क्या बात क्लियर है? खत्म, ऐसे ही पोटेंशियल निकाल सकते हैं, बट इस चीज के लिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिया, ये तो मैं सोच के भी नहीं आया था, ये तो मैं सोच के भी नहीं आया था, ये तो मेरे दिमाग में नहीं था। मुझे पता है कि कौन कौन मैं अलग से करवाता हूँ, ठीक है, लेकिन कौन करवाता हूँ, होलो भी करवाता हूँ, सॉलिड भी करवाता हूँ, लेकिन वो ठीक है यार, अभी तो ये है कि इस पर्पज से नहीं आया था, बात चली तो बता दी, वही मेरे साथ होता है, फ्लो में निकल गया तो निकल गया। मैं किसके कारण आया हूं उसकी बात करते हैं, हम इसे कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। कैविटी कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं बीच में रख देता हूं, ठीक है, कैविटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, नोट्स आप आगे पीछे करके कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं इंडिया के सबसे बेहतरीन दिमाग माइंड्स को ही पढ़ा रहा हूँ, अभी वही लोग देख रहे होंगे, बाकी लोग देखने के लिए देखें, अच्छी बात है, तो वो नोट्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे कहाँ क्या बताया है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं आया हूँ, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं इसलिए तो बिल्कुल नहीं आया हूं, तो वो मैंने सॉल्यूशन पीछे लिख दिया, ठीक है। अब मेरा इतना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और पोटेंशियल वी नॉट है एच हाइट का। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, अब मैं आ रहा हूं इंटीग्रेशन के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हम डायमेंशनली खेलने वाले हैं, इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। मुझे बताइए इस शेप और इस शेप में कोई डिफरेंस है क्या? सिर्फ ये थोड़ा-सा छोटा हो गया, हर तरफ से छोटा हुआ है। ये इसकी फ़ोटो ही है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है। अरे इसकी पासपोर्ट साइज़ सोचो है। दे अगर मैं इसे सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से बोलूँ, अच्छा कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल रहा मैं, सिमिलर ट्रायंगल बोल रहा हूँ, इसका ये, ठीक है? अगर मान लीजिए इमेजिन कीजिए, सपोज़ कीजिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो सुनिएगा। समझाना चाह रहा हूँ वो सुनिएगा ध्यान से। मैं हूँ, मेरे हाथ-पाँव सब हैं, मेरा किसी ने डमी बनाया, बिल्कुल डमी बनाया एज़ इट इज़। है ना? बिल्कुल एकदम जैसे होता है ना स्केल्ड मॉडल, ठीक है? 3D मॉडल बनाया गया। मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है लगभग, तो 6 फीट मान लेते हैं। उस मॉडल की हाइट 1 फीट की गई, बिल्कुल सेम बनाया गया, ठीक है? अगर मेरा मास मान लो वैसे तो 80 केजी के करीब है, 80 केजी है, तो मैं 60 केजी ले लेता हूँ, डिवीज़न के लिए आसान हो। इतना हल्का नहीं हूँ मैं, हाइट के हिसाब से थोड़ा तो वज़न होगा यार, तो 80 केजी है, 60 केजी मान लेता हूँ। तो 6 फीट का मैं इंसान हूँ, सुनिएगा लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 6 फीट का मैं इंसान हूँ, मेरा वजन है 60 किलो। मेरा एग्ज़ैक्ट रेप्लिका बनाया गया, जैसी मेरी विड्थ है, जैसे मेरे सब कुछ, ऐसे, ऐसे, ऐसे पूरा रेप्लिका बनाया गया एज़ इट इज़, ठीक है? वो 1 फीट हाइट का है, उसका वजन बताओ।
बच्चे बोलेंगे सर ये क्या मतलब हुआ, ऐसा थोड़ी ना होता है सर, ये तो गलत बात है ना सर। बिल्कुल आसान है। मेरा जो भी मास है वो मेरे वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है। वॉल्यूम में 3 डायमेंशन आ रही है, दिस एंड दिस। हर डायमेंशन को 1/6 किया गया है। हर डायमेंशन को 1/6 किया गया है। क्लियर है मेरी बात? तो मेरा वज़न अगर 60 है तो उस स्टैच्यू का वज़न होगा 60 डिवाइड बाय 6 इंटू 6 इंटू 6। एवरीथिंग डिवाइडेड बाय 6 मतलब ये डायमेंशन भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो वॉल्यूम तो हर चीज़ पे हो ही रहा है ना। अरे मान लो मैं क्यूब होता, आप बोले सर आप क्यूब कैसे हो? अरे मान लो यार मैं माइनक्राफ्ट वाला क्रीचर होता, मैं क्यूब होता। तो अगर मेरी साइड ए बी सी है, तो एक साइड को मैंने a/6 किया तो दूसरी साइड भी b/6 हो गई, तीसरी साइड भी c/6 हो गई, रेप्लिका बनाना है। तो मेरा वॉल्यूम है ABC, उसका वॉल्यूम या ए क्यूब कह लो, मैंने क्यूब बोला है तो क्यूबॉइड नहीं, ए क्यूब। तो इसका वॉल्यूम होगा a/6 इंटू a/6 इंटू a/6। तो ए क्यूब डिवाइड बाय 6 इंटू 6 इंटू 6। तो मेरे उस स्टेच्यू का मास बताइए, 60 केजी डिवाइड बाय 6 इंटू 6 इंटू 6। शायद मेरी बात समझ में आई हो। वही गेम यहाँ खेलेंगे। पक्का? क्लियर? 100%। अब 2D पे आ जाते हैं। टू डायमेंशन में अगर अगर मेरी फ़ोटोग्राफ होती, 2D मॉडल होता, मेरी फ़ोटो खींचते, वही फ़ोटो 6 फुट हाइट वाली एक बड़ा-सा स्टैच्यू बनाते कि भई ये रहा। मतलब 2D मॉडल का वो जो पोस्टर बनता है, वो बना, ठीक है? और वो पोस्टर लगाया गया। फिर वो पोस्टर प्लानिंग हो गई, ये लगाना है, ठीक है? फिर अलग सर ने बोला कि, "अबे! इतने पैसे खर्च नहीं करने, 1 फुट का बनाओ इनका।" 1 फुट रहने एमएसटी सर ही चाहिए। उन्होंने कहा भैया बच्चों के पैसे हैं, अलग सर बच्चों के पैसे के लिए बहुत सेंसिटिव है कि एमएसटी सर फालतू खर्चा करवा रहा है, इतना बड़ा अपना वो स्टैच्यू लगवा रहा है। अच्छा 3D नहीं 2D। उन्होंने कहा 1 फुट वाला सर ठीक है, आपका लग रहा है दीवार पे ठीक है, अच्छी बात तो है। ठीक है, फिर मुझे बताइए अगर इसमें मेरा सरफेस एरिया ए है तो उसमें कितना है? और मान लो जो कारीगर चार्ज कर रहा है वो सरफेस एरिया के हिसाब से कर रहा है। खर्चा भी बता सकते हो, कितना कम हुआ। बोलेंगे सर सब ऊपर से आ रहा है, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है, सिर्फ 9-10 की बात बता रहा हूँ एक बढ़िया क्वेश्चंस के में, और उसी पे कॉन्सेप्ट पे बहुत कुछ कर सकते हो। तो मेरी हाइट 6 फीट है और वो जो नया बना है 2D मेरी फोटोग्राफ ऐसे खड़े ऐसे या ऐसे खड़े या ऐसे खड़े या जैसे खड़े, ठीक है? क्लियर? तो वो 6 फीट का है, उसको 1 फीट कर दिया तो 6 इधर हुआ, इधर भी तो कम हुआ। तो 36 टाइम कॉस्ट कम हो गई भैया। सरफेस एरिया भी 36। अगर लीनियर होता सिर्फ लीनियर होता तो 1 टाइम कम होता, तो दैट्स इट। आप बोलेंगे सर इससे कहना क्या चाहते हो? चार्ज किसके प्रोपोर्शनल है? चार्ज यहाँ रो इंटू डीवी आएगा, रो इंटू डीवी आएगा। अगर सिमिलर चीजें हैं, सबसे मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, सिमिलरिटी है तभी कॉन्सेप्ट लगेगा वरना नहीं लगेगा। मुझे बताइए रो तो कांस्टेंट है, डीवी इनडायरेक्टली मीटर क्यूब है। अगर मैं डायमेंशनली वाइज लिखूं, ये मीटर स्क्वायर है। तो सिमिलर अगर चीजें खेल रहे हो, अगर स्पेलिंग गलत हो जाए सिमिलरिटी के तो दिमाग मत लगाना, है ना? तो E प्रोपोर्शनल टू R आएगा, दैट्स ऑल, खत्म बात, खत्म। तो इसका मतलब सीधा आंसर क्या है मुझे बताएंगे? E0 बाई E बराबर E बाई H। अच्छा वो E1 निकालना है ना अपने को, तो इस बंदे का निकालना है, दैट्स ऑल। और सीधे सीधे E1 कितना आया बताओगे? E0 H बाई H, दैट्स इट। वही आंसर है। सिमिलरिटी हो, इसकी स्पेलिंग देख लेना भाई साहब। बच्चे बोलेंगे सर सर सब सब फिजिक्स तो फिजिक्स नहीं आती इस, क्योंकि इनको सिमिलरिटी की स्पेलिंग चेक कर लेना यार, मैं वही मोबाइल पे चेक कर लूंगा, ठीक है? मतलब समझ में आया? अगर सिमिलरिटी है, पोटेंशियल में खुद ढूंढो। अगर 2D ऑब्जेक्ट होता, अगर ये किसी सवाल में 2D ऑब्जेक्ट के शेप में आता तो भी खेल लेते। 2D ऑब्जेक्ट में डी क्यू को क्या लिखते? सिग्मा इंटू डी है 2D के लिए। तो यहाँ मीटर स्क्वायर आता है, मीटर स्क्वायर आता, फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। आप बोलेंगे सर फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ता, ये क्या हो गया? वो देख लेना जो भी अभी, समझ रहे हो बात मेरी? समझे? लेकिन सिमिलरिटी होनी चाहिए, सिमिलरिटी एग्जैक्ट रेप्लिका होना चाहिए तभी होगा। एग्जैक्ट रेप्लिकास होने चाहिए, ठीक है? मतलब फोटोग्राफ होना चाहिए या स्टेच्यू होना चाहिए। पोटेंशियल क्या होता है मुझे बताएंगे? इंटीग्रेशन के क्यू बाई आर, मतलब क्यू अगेन रो डीवी, ये आएगा आपका मीटर क्यूब और ये आएगा मीटर। तो मुझे बताइए पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल हुआ? मुझे बताएंगे पोटेंशियल आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हुआ।
आर स्क्वायर मतलब सारी डिस्टेंसेस, मैंने तो मतलब ये डिस्टेंस मान रहा हूँ, आर मतलब ये ऐसे नहीं है, ये आर वो नहीं है, मीटर स्क्वायर कर देता हूँ, मीटर स्क्वायर, ये सॉरी ये तो मीटर पे हुआ और ये मीटर स्क्वायर, अच्छा एम मैंने मीटर मान लिया, डायमेंशनली मान रहा हूँ, ये मीटर स्क्वायर, तो सीधे सीधे आएगा वी नॉट बाई वी वन बराबर एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो इसका मतलब वी वन क्या आएगा मुझे बताएंगे, वी वन वी नॉट एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। हमें पोटेंशियल निकालना नहीं है, जितना पूछा है उतना ही जवाब देना है। तो वी नेट क्या आएगा, यहाँ लिख दूं, वो आएगा वी नॉट माइनस वी नॉट एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने बहुत लंबे टाइम से क्या नहीं किया, ये बहुत लंबे टाइम से आपका यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने बता दिया। अब इस पे क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। ये एक बड़ी फेमस किताब का क्वेश्चन है, ठीक है, आई थिंक पाथफाइंडर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे भी कर सकते हैं, सेम तरीके से इसका आंसर ला सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा आई थिंक, मैं देख लेता हूँ, पाथफाइंडर मतलब क्वेश्चन डाला है। क्यूब का बहुत बार आता है कि इसके कॉर्नर पर पोटेंशियल V है तो सेंटर पर पोटेंशियल बताओ। क्यूब का हमें पोटेंशियल, अभी देखो पिछली बार कोन का आप निकाल पाए थे, ठीक है, इस बार तो आप निकाल भी नहीं पाओगे, एलिमेंट एलिमेंट निकालोगे बहुत लंबी मैथ चली जाएगी, निकाल नहीं पाओगे, सॉरी निकाल पाओगे, मैथ्स बहुत लंबी चली जाएगी। लेकिन यहाँ का पोटेंशियल पूछा है, सेंटर का यहाँ का दिया है और सेंटर का पूछा है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए क्यूब है ए साइड का। वैसे तो मेरा मानना है कि वीडियो को पॉज करके जरूर करें, वीडियो को पॉज करके करें। आप इसमें रेक्टेंगुलर प्लेट बना सकते हैं। मैंने कहा अगर 2D ऑब्जेक्ट है तो सिग्मा इंटू, यू शुड यूज सिग्मा इंटू DA, या रो इंटू डीवी भी यूज कर लेना, उस प्लेट की थोड़ी सी थिकनेस मान लेना, वो तो सबके लिए सेम ही रहेगी, या सिग्मा इंटू DA कर लो, बेस्ट रहेगा। ये रहा। तो अब क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल अगर V है ए साइड का, ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर क्यूब देखूं तो मैं एक काम कर सकता हूँ, सेंटर पर मैं इस क्यूब के 8 बराबर टुकड़े कर सकता हूँ, ये मान सकते हो, 8 बराबर टुकड़े कर सकता हूँ, 8 बराबर टुकड़े कर सकता हूँ, जो सारे के सारे a/2 साइड के होंगे। इसके कॉर्नर पर पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। अरे 8 बराबर टुकड़े, मेरे हिसाब से शायद आप समझ तो गए होंगे। ये ऐसे अपन ने 8 बराबर टुकड़े किए, 8 टुकड़े बनेंगे। अच्छा ये, अरे ये सेंटर है ना, थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, एकदम लास्ट एज पे मिला दिया, ठीक है, थोड़ा डायग्राम और अच्छा बनाता हूँ, यहां से बनेगा सबके मिड पॉइंट। ऐसे 8 टुकड़े कटेंगे। अच्छा ये इसका मिड है, तो पीछे भी एक आएगा, ऐसे 8 बराबर टुकड़े कटेंगे। मैं इसका देख रहा हूं, मैंने कहा यार पोटेंशियल अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, इंटीग्रेशन k dq बाय आर स्क्वायर, ये m क्यूब के प्रोपोर्शनल है क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है। सॉरी पोटेंशियल में तो r आएगा नहीं यार, मैं क्या करता रहता हूँ, r ये m, तो पोटेंशियल मैंने देखा था कि साइड जो भी साइड होगी उसके m स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डायमेंशन के m स्क्वायर। अरे m स्क्वायर सिंबल लिखा है, भावना है समझिए। तो इसका मतलब अगर इसका पोटेंशियल v है तो इस अकेले क्यूब का पोटेंशियल v/4 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल v/4 हो जाएगा। अब ये तो एक हुआ, ऐसे कितने क्यूब से 8, तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना आएगा मुझे बताएंगे, सेंटर पर पोटेंशियल कितना आएगा, 8 इंटू v/4, दैट इज कॉल्ड लॉजिक, दैट इज कॉल्ड लॉजिक। क्लियर है? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सिमिलरिटी थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो यहाँ जीरो आएगा बेटा। और बोलेंगे सर क्यों, इस क्यूब का ई इधर है, उस क्यूब का ई इधर है, या ई और ई 80 मत कर देना भैया, इस क्यूब का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाले का इधर होगा, लड़ लेंगे आपस में, लड़ाई कर लेंगे भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो और दो चार नहीं होता, वेक्टर है भैया, 0 से 4 होता है। उसमें क्या फायदा था, सब ई की डायरेक्शन जानती, इसीलिए मैंने कहा था सोच के जवाब दो। ये आपका उसका क्वेश्चन है, आप इसका भी आंसर दे सकते हैं, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं है, पक्की बात? ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ डेटा, इस m स्क्वायर के ही डिपेंडेंट है, तो ये a/2 आ गया, तो v/4 आ गया, एक बंदे का v/4, तो अच्छा सब अच्छा पोटेंशियल में जुड़ता है, तो 8 इंटू v/4 डन। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, तो अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद चार्ज q, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बाय वन हाफ ऑन अनदर हाफ पार्ट। मैं इस पे एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो होता है आई थिंक आपका होता है, ये क्वेश्चन आपको पता है,
ये क्वेश्चन आपको पता है, ये आपको जनरली जब भी मेरे नोट्स में मिल जाता है, पूरी सीरीज होती है एक साथ, पूरी सीरीज चलती है। ये शेल्स हैं, शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, ठीक है, चार्ज सारा यहाँ है। ये तो जेई को पसंदीदा है, आपको पता है, ये सरफेस टेंशन में यूज कर चुके हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था फ्लूइड वाले लेक्चर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन होता है। अगर ये शेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, सिग्मा डेंसिटी का, आर रेडियस का, तो पहली बात तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। मतलब किसी एक पार्ट पर अगर आप छोटा सा भी एलिमेंट बनाएंगे तो उस पर लगने वाला डीएफ जो आएगा वो आएगा प्रेशर इनटू इसका एरिया, और प्रेशर होता है ये। इसको सोप बबल में भी जे यूज कर चुकी है, मैं बता सकता हूँ। सोप बबल में मान लीजिए बाहर प्रेशर पी नॉट है, अंदर प्रेशर पी है, तो सोप बबल के लिए अंदर वाला प्रेशर लिखा जाता है पी नॉट प्लस 40 बाय आर, क्योंकि सरफेस टेंशन प्रेशर बढ़ाती है, माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चे कहते हैं सर कब माइनस लिखना कब प्लस लिखना, सरफेस टेंशन खींचने का नाम है, सरफेस टेंशन खींचती है ना, इसे कम से कम करने की कोशिश करती है, तो अंदर की हवा कंप्रेस कर रही है, इनडायरेक्टली सोचने याद करने का तरीका। और सिग्मा ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, रिपल्शन कर रहा है, याद रखने का। तो कई बार ऐसा आता है जेई के ये सवाल, और ये जेई को बहुत पसंद है, तो मैं सवालों में बहुत, एक ही सवाल में मैं बहुत सारी चीजें समझा रहा हूँ, तो जो सही बच्चा है उस तक पहुंच रहा है। कई बार बच्चे कहते हैं अच्छा आपकी यही टीचिंग स्टाइल है क्या? हाँ यार, मेरी यही टीचिंग स्टाइल है। मैं ना कल अपने बच्चे को फर्स्ट क्लास की थोड़ी सी मैथ सिखा रहा था, मैं ऐसे ही सिखा रहा था, मैंने कहा तेरे को शेल नहीं आता, मैंने कहा तेरे को डिस्क नहीं आती, तेरे को ये नहीं होता, तेरे को वो नहीं होता। वो कहते रहे पापा मेरे को 3 और 2 जोड़ना सिखाना है पापा। मैंने कहा तेरे को ये भी नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आता। मैं उसको 3 और 2 प्यार से सिखा रहा था। तो जब रेगुलर क्लास होती है साल भर की, तो मैं बहुत धीरे धीरे, हाँ लेवल यहाँ आता है, बहुत धीरे धीरे आता है। कई बार बच्चे जज करने लग जाते हैं कि सर एकदम ही, अबे जिनको ये डोज चाहिए ना, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, जिनको ये डोज चाहिए मैं उन्हीं को दे रहा हूँ, उन्हीं से मतलब है जो एडवांस देने जा रहे हैं। आई एम टोटली कॉन्सेंट्रेट ऑन देम एंड नथिंग। क्लियर? पक्की बात है, समझ गए? ठीक है, चलिए। तो उनको तो वो डाइजेस्ट कर रहे होंगे, अच्छा यहाँ सर ने ये हिंट दे दिया, ताकि मैं लास्ट मोमेंट में ज्यादा से ज्यादा दिमाग में उनकी बातें याद रखवा दूं, तो वो उस टाइप की कोई चीज आ जाए। अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है जे एडवांस, तो ये प्रेशर होता है। अब जेई ने सवाल क्या दिया, मान लो बबल है, एकदम से उसको चार्ज कर दिया, उन्होंने कहा एक्सपांड हुआ, ये आइसोथर्मल प्रोसेस मान लो, एडियाबेटिक मान लो, तो नई रेडियस बताओ, तो आपको पता आइसोथर्मल P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, पहले चार्ज नहीं था तो ये रहा प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, बाद में प्रेशर ये रहा, बाद की रेडियस 4/3 पाई R2 क्यूब, दोनों को इक्वेट किया, खत्म बात, सवाल खत्म, उनका सवाल ही खत्म। तो बस ये आए हुए सवाल वाली बात है। ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स कितना लगाते हैं, फोर्स होता है प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। अगर प्रेशर यूनिफॉर्म हो, फ्लूइड में बता चुका हूं, तो प्रोजेक्टेड एरिया लगा सकते हो, प्रोजेक्टेड एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये आता है आपका सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फोर्स। इस फोर्स में यही 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, पूछेगी ही, मुझे नहीं पता, इट्स कंप्लीटली मतलब पैटर्न वाला पेपर नहीं है। सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, अगर इलेक्ट्रोस्टैट भी होता तो आप वो प्रेशर वो लिख देते, सरफेस टेंशन होता तो वो लिख देते, वो आपकी डिपेंडेंसी है। कभी उन्होंने कहा, आज तक उन्होंने यही पूछा है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई सरफेस टेंशन भी इन्वॉल्व कर लो, ये भी इन्वॉल्व कर लो, सब कर लो, तो वो फिर आप देख लीजिएगा, प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट्स द मैटर। हाँ, ये फोर्स है। अच्छा, बाहर से भी पी नॉट लग रहा होगा तो पी नॉट तो कट जाएगा, पी नॉट आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, पी नॉट दोनों तरफ लगेगा, इधर भी लगेगा उधर भी लगेगा, पी नॉट कट जाएगा, ठीक है, क्लियर? ये रहा। अब लेकिन मेरा जो मुद्दा है, शेल तो हमें आता है। अब शेल के अलावा मैं बात क्या कर रहा हूं, सॉलिड स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर वैसे भी जेई का बहुत ज्यादा फेवरेट बच्चा है इलेक्ट्रो में। आप देखेंगे लगभग 40% जे एडवांस में सॉलिड स्फीयर, 30-40%, 1/3 तो मान ही लीजिए सॉलिड स्फीयर भरा पड़ा है, अलग अलग फॉर्म में। 20 साल के क्वेश्चन उठाएंगे तो एवरेज, ठीक है। मैं फिर भी ये बोलूंगा कि प्रिडिक्टेबल तो नहीं है ना? हाँ, लाडला बच्चा है, ठीक है। तो अब ये इन दो के बीच में फोर्स क्या लगेगा, इन दो के बीच में फोर्स क्या लगेगा, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये फोर्स भी बहुत आसान है मेरे हिसाब से, इसका कई बच्चों का आंसर भी पता होगा वगैरह, ठीक है। मैं इसमें एक छोटी सी चीज ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ, वरना मैं क्वेश्चन लेता ही नहीं, ठीक है। मैंने कहा ना इसमें सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन होती है, शेल के बाद सॉलिड स्फीयर आता है, सॉलिड स्फीयर के बाद कुछ और आता है, फिर कुछ और आता है, फिर कुछ और आता है, बहुत लंबी सीक्वेंस चलती है, सीरीज चलती है बड़ी, उतना टाइम तो नहीं है। अब यहाँ क्या समझाना है, मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, सुनना, मेरे हिसाब से इस पेन थोड़ा सा दिखेगा नहीं,
मुझे इस पार्ट पर इसके कारण फोर्स निकालना है, उसको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर से किया। हर बार अलग अलग तरीका रहेगा। इसको क्या करते हैं, इसको करने का तरीका होता है, यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने DQ, यहाँ मैंने क्या एलिमेंट लिया, एक छोटा सा DQ एलिमेंट लिया। इस DQ एलिमेंट पर मैं पूरे स्पेयर का, देखिए मैंने क्या कहा, इसका आप शेल लेके इंटीग्रेट करके कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट माई पॉइंट। मैं एक बहुत दूसरी अप्रोच बताने आया हूं, जो सिर्फ यहां नहीं, बहुत जगह लगती है। ठीक है, सुनिएगा। यहां मैंने एक DQ लिखा, इस DQ पर मैं फोर्स लिख रहा हूं, इस DQ पर मैं फोर्स लिख रहा हूं, DQ पर, इस DQ पर। यार अब क्या है, आज थोड़ा सा मैंने बवाल ले लिया, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, तो इधर ये रहा। इस DQ पर फोर्स है DF। ये DF फोर्स जो है, DF फोर्स ये कितना आएगा, ये DF फोर्स आएगा DQ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इज इट क्लियर? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, DF बराबर DQ इंटू इलेक्ट्रिक वेक्टर में। क्या मेरी बात क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ले रहा हूं मैं? बच्चे बोलेंगे सर इसका, इसका क्यों? इसके कारण मुझे इस DQ पर फोर्स बताना है, इसके कारण इस आधे स्पेयर पर बताना है। तो आपने क्या किया, इस आधे स्पेयर का एक एलिमेंट लिया, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा। नहीं, मैं पूरे का लिख रहा हूं। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो, ठीक है, वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वाली बात है। सुनिएगा, मैं पूरे स्पेयर के कारण, क्वेश्चन कभी मुद्दा होता ही नहीं है। हमेशा दिमाग क्लियर रखो, उसमें कॉन्सेप्ट क्या सीख रहे हो वही मुद्दा होता है। ठीक है, कल मैंने वो उसमें प्रूफ भी किया। मैंने कहा, मैंने प्रेशर इक्वेट किया, वही कैपिलरी वाला क्वेश्चन, कैपिलरी जो आपने क्लास में पढ़ा होगा, उसी से मैंने उसका आंसर निकाल दिया। वही फोर्स वाले मेथड से उसका आंसर निकाल दिया। मैंने आपको रिलेट किया, उसका आंसर निकालना डजंट मैटर, फॉर मी। आंसर निकालना डजंट मैटर, क्या पढ़ा था उससे हुआ वो, कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया। मैं इस पूरे पिंक के कारण इस DQ पे फोर्स देख रहा हूँ। बच्चे बोलेंगे सर ये गद्दारी है। नहीं, ये समझदारी है, गद्दारी नहीं है। ठीक है, आप बोलेंगे सर आधे स्पेयर पर आधे का लिखना है, अपने आप हो जाएगा। आज जब इंटीग्रेशन करेंगे ना, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो मैथ्स को बोल देना कि भैया कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। जब आप फोर्स निकालेंगे ऑन हाफ स्पेयर, तब आप उसे बता दीजिएगा कि इंटीग्रेशन हाफ स्पेयर पे करना है। जब आप हाफ स्पेयर पे फोर्स निकालेंगे तो इस इंटीग्रेशन को बोल देना कि भैया तुम हाफ स्पेयर पे इंटीग्रेट करना। बच्चे बोलेंगे सर समझ नहीं आया, बताऊंगा। इसे बोल देना हाफ स्पेयर पे इंटीग्रेट करना, फिर हाफ स्पेयर पे। बच्चे बोलेंगे सर हाफ स्पेयर, सुनना क्या होगा। अच्छा, इस DQ पे मैंने पूरे स्पेयर का फोर्स लिखा, पूरे स्पेयर का फोर्स लिखा, पूरे स्पेयर का फोर्स लिखा, जबकि मुझे तो इस DQ पे आधे का ही लिखना चाहिए। आधे का इलेक्ट्रिक फील्ड आता ही नहीं है मुझे। ठीक है, सुनना, जब मैं इंटीग्रेशन को बोलूंगा इस आधे स्पेयर को इंटीग्रेट करो, मैं इंटीग्रेशन को क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भैया तुम इसको इंटीग्रेट करो, इस पर सारे DQ इंटीग्रेट कर लो। मैं कह रहा हूं इस आधे स्पेयर को पूरा इंटीग्रेट कर लो, इन सारे DQ को जोड़ दो। तो बच्चा बोलेगा सर इस DQ पे सबके कारण। अब सुनना, जब इसको करोगे तो यहां एक एलिमेंट बैठा था DQ2, उसके कारण अगर मैं देखूं तो इस पे फोर्स इधर आ रहा था। आप बोलेंगे सर वो भी इन्वॉल्व हो रहा है। जब मैं इसको लिखूंगा तो इसके कारण भी आएगा। आपको बच्चों को चमक गया। इस DQ पर जब मैंने सबका लिखा तो इसका भी लिखा होगा, लिखा तो इसके कारण फोर्स इधर आया। और मेरे को इंटीग्रेशन इस आधे स्पेयर पे करना है ना, तो इसकी बारी भी आएगी। इस पूरे के इस आधे स्पेयर के हर DQ पे जाऊंगा मैं, तो इस पर भी जाऊंगा। जब इस पर जाऊंगा तो सबका लिखूंगा, तो इसका भी लिखूंगा, वो इधर था, कट जाएगा। ये फोर्स कट जाएगा, अपने आप एक्शन की रिएक्शन। समझे? इंटीग्रेशन बड़ा समझदार है, वो अपने आप काट देगा। जैसे एफ एक्सटर्नल बराबर MSCM लिखता है ना, इंटरनल फोर्स का सम 0 हो जाता है एफ एक्सटर्नल। वैसे वाली बात है, जब मैं अपना FBD बनाता हूँ सिर्फ नॉर्मल और mg लिखता हूँ, जबकि मेरे अंदर इनफाइनाइट पार्टिकल सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो सिर्फ बाहर से लगने वाला फोर्स। क्या क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो जब मैं इसको लिखूंगा तो ये फोर्स आएगा अपने आप, जब मैं इसको लिखूंगा तो ये फोर्स आएगा अपने आप। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, और वेक्टोरियली अपने आप कट जाएगा, अपने आप कट जाएगा। सबकी बारी आएगी, अपने आप कट जाएगा। तो ये बिंदास रही है। अब मैं पूरे स्पेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लिखना चाह रहा था? पूरे स्पेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए लिखना चाह रहा था, पूरे स्पेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, बहुत आसान है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने यहां समझाया वो समझ में आया। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड
कंप्लीट स्पेयर का लिख रहा हूं, कंप्लीट, एक मिनट, कंप्लीट, ठीक है, शायद ठीक है, कंप्लीट स्पेयर, कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, यूजुअली नहीं होता है, ठीक है, कंप्लीट स्पेयर का लिख रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? कंप्लीट स्पेयर का लिखूंगा, अपने आप कट जाएगा। हाँ, इस DQ को मैं कहां घुमाऊंगा? इस DQ को मैं आधे स्पेयर पर घुमाऊंगा, अपने आप कट जाएगा। तो कंप्लीट स्पेयर का मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा। पहला कॉन्सेप्ट हमने यहां सीखा, ध्यान रखिएगा, अगर आपको आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता ठीक है, तो सिखाने आया हूं भाई। आता है मुझे थोड़ी पता, इतने बच्चे देख रहे होंगे, मेरे को सबके बारे में थोड़ी पता है, ठीक है, ठीक है। एक ही बच्चे को पूरे साल भर ट्रेन किया होता मैंने, तो मुझे पता होता कि मैंने क्या क्या सिखा रखा है, ठीक है। अभी तो ये यूट्यूब पे जा रहा है, किस बच्चे ने क्या सीखा मुझे क्या पता, ठीक है। तो DQ इंटू पूरे स्पेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, तो अब आपने कहा था पूरे स्पेयर का, तो बहुत आसान है। चार्ज कितना था भैया इसमें? Q, KQ R वेक्टर बाई RQ, डन। क्या इंटीग्रेशन से बाहर आया? KQ बाई, अच्छा मैं यहां लिख रहा हूं HS मतलब आधे स्पेयर पे इंटीग्रेट करना है, KQ बाई RQ, कोई एलिमेंट फैलिमेंट नहीं, बिंदास सिंपल तरीके से, R वेक्टर DQ। जब भी आपको R वेक्टर DQ, R वेक्टर DM कुछ मिल जाए, समझ जाओ सेंटर मास का कॉन्सेप्ट है। अभी तो एक और चीज चमकेगी यहाँ, क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर अब तो एलिमेंट ले लो, नहीं ले रहा। R वेक्टर DQ, R वेक्टर DQ। आपको याद है, मैं एक पेज और खोलूंगा, इंटीग्रेशन R वेक्टर, थोड़ा इंटीग्रेशन का साइन बड़ा बना दिया, बहुत ही बड़ा बना दिया, R वेक्टर DM बाय इंटीग्रेशन DM इज व्हाट? RCM। इज इट क्लियर? पक्का? 100%, ठीक है। इसको थोड़ा सा ओपन करो, R वेक्टर DM को क्या लिख सकता हूं मुझे बताइए? DM को क्या लिख सकता हूं? रो इंटू DV, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? रो इंटू DV। मतलब रो ऊपर नीचे से कट गया। अगर रो कांस्टेंट है, मैं मान रहा हूं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन RdV डिवाइडेड बाय DV, तो इसका इंटीग्रेशन RCM आता है। पक्का? 100%। आपने कहा हाँ सर ये ठीक है। अच्छा रो यूनिफॉर्म है। अब आ जाइए इसी पे चार्ज पे। अच्छा बेसिक से बता रहा हूं, इससे बेसिक से क्या बताऊंगा? अपॉन इंटीग्रेशन DQ। अब यहां रो बन गया चार्ज डेंसिटी। मुझे बताना मैथमेटिकल सिमिलरिटीज, इसका आंसर भी तो वही आएगा बेटा, इसका आंसर भी वही आएगा। याद रखिएगा इंटीग्रेशन RdQ/dQ भी RCM देगा, बस शर्त ये है रो यूनिफॉर्म होना चाहिए। वो रो चार्ज डेंसिटी हो या मास डेंसिटी, जैसी मास डेंसिटी हो वैसी चार्ज डेंसिटी। अगर रो वेरिएबल भी हो तो जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास वेरिएबल था और आपने सेंटर मास निकाला, वैसे ही चार्ज का भी वही आंसर आएगा। मैथ्स को क्या पता, मैथ्स तो सेम है ना दोनों में, यहाँ चार्ज डेंसिटी घट गई, यहाँ भी वॉल्यूम है, यहाँ भी वॉल्यूम है, यहाँ भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, सेम मैथ्स है। तो दैट्स माय पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट एक और सिखाया है, जब भी ये टर्म बन जाए, आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा भैया इंटीग्रेशन RDM या DQ या कुछ और आ जाए, तो समझ जाओ भैया सेंटर ऑफ मास है। एक और पता की बात बताओ, R² DM आ जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी लग जाती है। दे आर शॉर्टकट्स टू अवॉइड मैथ्स। मैथ्स लगाना चाहिए, लगाइए। RDQ तो क्या होगा? मैं एक काम करूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं KQ/RQ, अंदर ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन RdQ अपॉन इंटीग्रेशन DQ। DQ मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, पक्की बात। DQ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी सुविधा के लिए मैं DQ को लिख रहा हूं अभी। DQ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया मुझे बताएंगे? KQ/RQ, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू सेंटर मास आएगी। अब मेरे को इंटीग्रेशन किस लिमिट पे करना है, ये याद रखिएगा। ये पूरा टर्म हाफ स्पेयर के लिए, ये पूरा टर्म किसके लिए? हाफ स्पेयर। ये मैं आपको बार बार रिमाइंड करवा रहा हूँ। हाफ स्पेयर का सेंटर मास पता है? अरे सॉलिड स्फीयर का सेंटर मास तो पता है ना, 3r/8। इंटीग्रेशन DQ बच गया, बच्चे कहेंगे क्यू, बहुत बढ़िया, Q/2। बच्चे बोलेंगे सर क्यों? मैंने रिमाइंड करवाया है, ये इंटीग्रेशन आधे स्पेयर पर है।
ये इंटीग्रेशन आधे स्पेयर पर है। दिस इज ऑन हाफ स्पेयर। हाफ स्पेयर पे इंटीग्रेशन, हाफ स्पेयर पे। आधे स्पेयर पे इंटीग्रेशन है, इसलिए क्यू बाई टू आएगा। बाकी आप समझदार हैं, आंसर लिख दीजिए 3k² बाई 16r² एंड दैट इज आवर आंसर। क्या बात क्लियर है कि नहीं है? तो मैंने दो कॉन्सेप्ट्स को यहाँ बिल्ड कर दिया। अभी भी डाउट है कुछ बच्चों को तो बता दीजिए कि सर ये बात समझ नहीं आई, वो बात समझ नहीं आई। कम लू कॉन्सेप्ट, ज़्यादा बात डेप्थ तक कर पाऊँ। क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत है, मैं स्लाइड में लेके तो 20 आता हूँ, करवा मैं 10 ही पाता हूँ, जबकि वो 20 भी मैं छांटता 60 में से हूँ। यार ये करवा दूँ बस, है ना, पूरे साल पढ़ा तो ऑब्वियसली बात है छाटता तो मैं 60 हूँ, उसमें से 20 ही ला पाता हूँ, करवा 12 ही पाता वहाँ, क्योंकि एक के अंदर एक के अंदर एक। ठीक है, पक्की बात। अच्छा, एक शॉर्ट पे कुछ बच्चे का एक ऐसे ही रिप्लाई आया था कि, है ना, एक शॉर्ट आया था जिसमें मैंने एक कहानी सुनाई थी कि यार एक बच्चा था जो स्कूल का टॉपर था, है ना। जब वो आया तो उसने कहा 4 दिन से कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बच्चे ने कहा आप समझा नहीं पा रहे थे। ये जो बच्चे होते हैं ना, जिस जिस टाइप के इस टाइप के कमेंट करने वाले, ये कहीं सेलेक्ट नहीं हो, इनका जन्म सिर्फ कमेंट करने के लिए हो। जो समझदार होता है उसे इमोशन समझ में आ जाते हैं। एक्चुअली लेवल डिफरेंट है, मैं किसी शिक्षक की बुराई नहीं करता, लेवल डिफरेंट है। स्कूल में जब भी आप पढ़ते हैं वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रट्टा मारना होता है। बोर्ड में आपको पता है, अगर आपने डेरिवेशन रट लिए, आपने सुंदर राइटिंग में, अरे मेरे को पता है मेरे मैथ्स में नंबर इसलिए करते थे 10th में क्योंकि मैं 3 डॉट नहीं लगाता था, चूकी, समझ रहे हो जो इसको हिंदी में बोलते हैं, है ना, इम्प्लाइज नहीं लगाया, ये लाइन नहीं लिखी, वो मैथ्स थोड़ी है। तो वो तो रटने वाली बात है, उसमें लॉजिक क्या है? जो आपको पढ़ाया है वही आ रहा है, प्रूव इट, प्रूव इट। हाँ, ये है कि 30 डेरिवेशन में से 5 आएँगे, तो जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा वो है जिसको 30 के 30 रटे हुए हैं। उसे मैथ्स नहीं आती हो, फिजिक्स नहीं आती हो, रटे हुए डेरिवेशन छाप के आने हैं। क्वेश्चंस भी लगभग सेम है, इसीलिए बोर्ड की परसेंटेज भी बहुत हाई होती है। और मेरे हिसाब से दिल पे हाथ रख के कोई भी देखेगा तो ऐसे ही होता है। स्कूल में भी जब जाते थे तो फिक्स होता था ना, ये पढ़ के जाना है। घूमे हुए क्वेश्चन कब आए? मैंने आपको कहा था 10th की मैथ्स घुमा देती है, पागल बना देती है, इतनी हैवी होती है। तो अगर वो आती, एक बच्चा पास ना हो पाए, बहुत कम बच्चे पास होते, मतलब बहुत कम बच्चे पास होते, अगर घूमे हुए सवाल आते तो, अननोन आईआईटी की तरह। तो वही वाली बात है। तो उस बच्चे को याद करने की आदत थी। उसको था कि सर ने जैसे ही क्वेश्चन पूछा, बोर्ड का पेपर दे के आया है, तो उसको पता है पहला क्वेश्चन आया, मुझे सिर्फ अच्छी राइटिंग में लिखना है, सॉल्यूशन मेरे दिमाग में फीड है। ये 5 नंबर का डेरिवेशन है, सॉल्यूशन मेरे दिमाग में फीड है। बस निकाल के रखना है। क्वेश्चन को समझना, क्या दिया है, क्या करना है, अननोन टेरिटरी आ रही है, ये अलग गेम है। और बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है, मैं बोर्ड का कभी मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, बोर्ड में मार्क्स आने चाहिए। गेम अलग-अलग है, मैं ये समझा रहा हूँ। तो मैं हमेशा जो भी जितने टॉपर्स आते हैं, पहले उनको कहता हूँ कि यार आप टॉपर छोड़ दीजिए, और ज़्यादातर जिन्होंने भी मेरी बात मानी वो सब सेलेक्ट हुए हैं। उसका एक पोर्शन कटा था पॉडकास्ट का, मैंने बताया था कि वो बच्चा सेलेक्ट हुआ। ये बात वो थोड़ी कट गई, वो सेलेक्ट हुआ यार बच्चा। रीज़न उसका सिंपल सा है, उसने कहा कि अच्छा, मैंने कहा तू ज़ीरो है। अब उसको सुनने की, उसको हारने की आदत नहीं थी। तो वो 3 क्वेश्चन उससे नहीं, वो पगला गया। और मुझे पता है जेईई में नहीं होते क्वेश्चन। धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे ग्रिप आनी स्टार्ट होती है। 10 में से 2 हो रहे हैं, कल 3 होंगे। तो बच्चे को साथ रखना होता है ना, डिमोटिवेट नहीं करना होता है। तो सब बच्चा कहाँ अटका हुआ है, बच्चा 2 क्वेश्चन करने के बाद कॉपी फेंक रहा है, तो मैं उसका सॉल्यूशन करूँ ना, वो कॉपी ना फेंके, उसे हिम्मत दूँ। तो उसे हिम्मत, टॉपर्स को हिम्मत हम ऐसे देते हैं, स्कूल टॉपर्स को, कि यार बेटा तू जो था उसे हटा दे अभी। उसमें तूने रटा था, अब तेरे को समझना है। वहाँ तू करके आया है, इसका मतलब तू हार्ड वर्कर है। टॉपर है तो इसका मतलब तू हार्ड वर्क है, तो शानदार बच्चा है, तेरे को मेहनत करनी आती है। अब मैं जैसे कह रहा हूँ तू वैसे मेहनत कर ले, तेरे में ये पॉजिटिव गुण है। तू हार्ड वर्कर है, बहुत ज़बरदस्त हार्ड वर्कर। अब मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे कर ले, तो उसमें बहुत फ़ायदा मिल जाता है फिर। तो उसमें बच्चे कमेंट करते हैं, बा तुम नहीं समझा पाए। अबे तुम दुनिया में कोई भी एग्ज़ाम दे लो, ऐसे बच्चे, कुछ नहीं फूट रहा तुमसे। तुम ज़िंदगी भर दूसरों पर ही कमेंट करते रह जाओगे। जो इंडियन वो होता है ना कि भैया पास में कांटी रहती है, बस उनको कमेंट ही करना आता है, तो वो वाला गेम है। मैंने पूरे पॉडकास्ट में यही बताया था कि फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर मेंटालिटी। और प्रयास के लिए था तो ऑब्वियसली बात है कि उस बैच में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आए होंगे जो अच्छे-अच्छे टॉपर्स होंगे। तो फर्स्ट दे हैव टू गिव अप देयर ईगो। 0 से शुरुआत करें, इससे क्या होता है, आप ग्रो ही करेंगे।
नहीं तो आपका एक अंदर साइकोलॉजी फिट हो जाती है, मैं टॉपर था, मेरे से 10 में से 5 ही हो रहे हैं, वो आपको डिप्रेस कर देगा और स्लोली पोज़ीशन होता है, ये खा जाता है। मैं बच्चे को कहता हूँ, "तू 10 में से 0 हो रहे हैं, तो 2 कर, खुश हो।" तो वो जब खुश होता है, तो 3 होने चालू होते हैं, फिर 4। इन द एंड मेरे लिए बच्चे की सक्सेस मैटर करती है। जो भी बीमारी होगी, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। जो कमज़ोर बच्चा होगा, उसका सॉल्यूशन अलग है, जो स्कूल टॉपर था, उसका सॉल्यूशन अलग है। इन द एंड सबका सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब जितना जो बच्चा ओबीडिएंट है, मेरे लिए तो मतलब यही, जो बच्चा बात मानता है, ठीक है? उसमें फालतू का ज्ञान देने आ जाते हैं। खैर यूट्यूब है, यहाँ ज्ञानी लोग बहुत हैं, ठीक है? वो ज्ञानी है, उनका जन्म कमेंट करने के लिए हुआ है और कोई काम करना है नहीं हमें, ठीक है? के क्यू बाय दिस, डन। अब इसमें और भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? जैसे हाँ, ये रहा। इसमें सवाल क्या है? जैसे ये रहा सवाल। अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। मैंने एलिमेंट अप्रोच क्यों नहीं लगाई? क्योंकि मैंने कहा मैं एक ज़्यादा बेहतर चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बाय चार्ज q। फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 1 क्वार्टर। इसमें 1 क्वार्टर पर फोर्स बताइए, बाकी सब पर। ये जो क्वार्टर है ना, 1 क्वार्टर, इक्वल क्वार्टर काट रहा हूँ, ये रहा। इस क्वार्टर पर बाकी पूरे का फोर्स बताइए, बाकी पूरे का फोर्स बताइए, ठीक है? तो इस बार मेरे को नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को डाउट आएगा। सॉल्यूशन सेम है, एग्जैक्ट सेम सॉल्यूशन है, जो मैंने वहां कॉपी किया था वही सॉल्यूशन है। ई क्या होगा मुझे बताएंगे? फोर्स क्या होगा? फोर्स, फोर्स जो आएगा, अच्छा, वो सेंटर ऑफ मास का आप बोलेंगे सर वहां आपने वेक्टर नहीं लिखा। हाँ, वेक्टर आप लिखना चाहते तो ये वेक्टर आ जाता, फोर्स का ये वेक्टर आ जाता, सेंटर ऑफ मास का वेक्टर पोजीशन लिख देते, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था ना, तो मैंने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया बाद में, समझ गए? मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दिया यहाँ पे, पोजीशन नहीं। अच्छा, पोजीशन भी लिखते तो वो उधर आ जाता, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ भी क्या करता मेरा फोर्स, तो अभी भी वही आता। क्या आता मुझे बताएंगे? वहां से एक एक्सप्रेशन चुरा रहा हूँ। क्या आया था मेरा? यहाँ तक पहुंच गया था, के क्यू बाई आर क्यूब अंडर इंटीग्रेशन दिस, के क्यू बाई आर क्यूब, है ना? मेरे को याद नहीं रहती चीजें। हाँ, बोर्ड मटेरियल तो नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। और कई बच्चों की मेमोरी बहुत ही शानदार होती है। हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चा सक्सेस पा सकता है। तो हर बच्चे की समस्या अलग होती है, समाधान हर किसी को हम अलग अलग देते हैं, ठीक है? ये रहा। अब इसको इंटीग्रेट कितने पे करोगे? क्वार्टर स्क्वायर पे, दैट्स ऑल, फिनिश, खत्म सवाल। क्या आएगा मुझे बताएंगे? यहाँ कैपिटल आर क्यूब आएगा, है ना? एक्सप्रेशन देख लेना, मैंने सही लिखा है ना? मैं डबल चेक कर लेता हूँ। भैया बहुत कम मेमोरी है मेरी, ये मैं मानता हूँ, ये मेरी वीकनेस है, तो इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ठीक है? के क्यू बाई आर क्यूब, क्या लिखोगे मुझे बताएंगे? इंटीग्रेशन आर डी क्यू, वही सेम चल रहा है अभी तक, एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं हुआ, डी क्यू इंटू इंटीग्रेशन डी क्यू। ये जो बंदे हैं ये दोनों, इनको क्वार्टर स्क्वायर पे इंटीग्रेट करना है, ठीक है? तो और मैं तो कह रहा हूँ क्वार्टर क्यों, एक एक ऐसा पोर्शन काट दो 60 डिग्री वाला, आपको उसका सेंटर मास पता होना चाहिए, बस सेंटर मास पता होगा, खेल हो जाएगा। ए क्यू बाई आर क्यूब, इसका सेंटर मास जो होता है वो होता है 3r/8 होता है ना, 3√2r/8, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा q/4। अच्छा, चार्ज का इंटीग्रेशन तो, अरे यार बैक पड़ा है नीचे, गिर जाऊंगा, ठीक है? क्लियर, दैट्स ऑल। अच्छा, इसका सेंटर मास निकालने की भी ट्रिक होती है अपनी, बहुत सिंपल सा होता है, एलिमेंट में एलिमेंट थोड़ी लेना होता है। अरे 2 क्वार्टर जोड़ो, एक आधा स्क्वायर बनाओ। अरे सिंपल तरीके से सोचो फिजिक्स यार, ठीक है? फिजिक्स ही तो है। ऐसे 2 क्वार्टर, इन दोनों को मिलाओगे तो 3r/8 आएगा, तो सिमेट्रिक लाइन पे ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा। ये वाली r है तो इसकी भी r ही होगी, 45 डिग्री पे आएगा। तो ये हाइट तो 3r/8 है ना? अरे दोनों को मिला दो तो 3r/8 है। तो इस r का cos 45 कंपोनेंट, r cos 45 बराबर 3r/8, सीधा आया खटाक से, 2 को जोड़ लिया, खत्म बात। ऐसे तो हम 60 डिग्री वाले का भी निकालते, जुगाड़ जुगाड़ होता है, खैर अभी उसमें नहीं जा रहा। ये आंसर है। अब इसमें मैं बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवाता हूँ, मेरी एक पूरी सीरीज होती है। अब मैंने एक स्पेयर को डेंसिटी ρ1 दे दी, दूसरे को ρ2 दे दी, कैसे करेंगे, ठीक है? ये मैं आपको नहीं करवा रहा, बता रहा हूँ। शेल के बीच में एक की रेडियस बड़ी है, एक की रेडियस छोटी है, मेरे को लगता है जे नहीं पूछेगी, लेकिन मैं फिर गारंटी तो नहीं ले रहा भैया, ये एडवांस में कभी गारंटी नहीं लेता। हाँ, ये जब भी तो करवाता हूँ, ये और ये, इसमें एक अलग ही ट्रिक लगती है, और अगर आप इसे एलिमेंट लेके करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। फिर ये अगर हो जाता है तो फिर 2 स्पेयर्स जिसमें अनइक्वल स्पेयर्स, ये इक्वल स्पेयर्स है, डेंसिटी अलग-अलग है। यहाँ आप वो कोन वाला कॉन्सेप्ट याद करना, कुछ-कुछ था। तो ऐसे
इस पे मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा, बहुत टाइम चला जाएगा, एक ही टॉपिक पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो पूरी सीक्वेंस होती है, पूरी सीरीज़ होती है एक लंबी-चौड़ी। पहले शेल लिया, फिर ये लिया। अच्छा, इस सीरीज़ में और भी लोग आते हैं। अरे और भी लोग आते हैं, ये भी आते हैं क्योंकि जैसा बच्चा बोलता है, बच्चा कहता है सर ये कर दो सर, सर ये कर दो सर, ये क्या? एक सॉलिड स्फीयर और एक शेल, ठीक है? ये इसका इंटरमीडिएट होता है एक्चुअली, इसका इंटरमीडिएट होता है। तो सारे गेम होते हैं, सब गेम होते हैं, सब होता है, सब होता है, सब। सॉलिड स्फीयर और शेल, सब पूरी सीक्वेंस होती है। बच्चा जो बच्चा कहता है कि सर ये आधा सॉलिड आधा होलो, सर बड़ा-छोटा, सर ये वो, सब चलता है। और कई क्वेश्चंस तो क्लास में ही बने हैं। बच्चा बोलता है सर ये करें तो? फिर वो मज़ा आता है कि यार सोचते हैं कुछ, आइए सोचते हैं। तो पहला तो होता है कि मैथ्स तो लग जाएगी तो हो जाएगा, लेकिन बिना मैथ्स लगाए फिर जुगाड़ निकलते हैं। तो कई सारे तो बच्चों ने ही, इतने साल हो गए तो क्लास में ही डिस्कस होते थे और बच्चों को मैं हमेशा आज़ादी देता हूँ बोलने की, फुल फ्रीडम। तो बच्चा कहता है सर ऐसा हो तो? मैंने कहा आओ सोचते हैं, क्या कर सकते हैं सोचिए। फिजिक्स सोचने का काम है। अ रीजन इज इन स्पेस कंटेन अ टोटल पॉजिटिव चार्ज क्यू। ये दूसरा जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये आप में से भी अगेन बहुत सारे लोगों को आता होगा, लेकिन अगेन जेई के पसंदीदा में से है, मतलब जो उनके पसंदीदा कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें वो बहुत रिपीटेटिव पूछ चुका है, उनका स्लाइड परसेंटेज बढ़ जाता है आने का, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो एक बार करना बनता है। पेयर पर भी हूँ, अब इस पेयर से आगे चले जाएंगे हम। A region in a space contain total positive charge q that is distributed spherically such that volume charge density rho r is given by alpha is positive constant having unit of centimeter coulomb per meter cube. वेरिएबल डेंसिटी का स्पेयर, वेरिएबल डेंसिटी का स्पेयर, उसमें बहुत कुछ पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पूछा जा सकता है, एनर्जी पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है, पोटेंशियल पूछा जा सकता है, बहुत कुछ पूछा जा सकता है, बहुत कुछ, ठीक है? और जेईई ने जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत पूछा है। पोटेंशियल का जब सवाल आया था एमसीक्यू तो बच्चों को लगा था पता नहीं क्या हो गया। तो स्पेयर उन्हें बहुत पसंद है और ग्रेविटेशन में भी पूछ चुके हैं वो वेरिएबल डेंसिटी। तो वेरिएबल डेंसिटी मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड चीज़ है, आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आया नहीं आया मुझे नहीं पता, ठीक है? उन्होंने क्या बोला है कि स्पेयर है, इसको अगर डायग्रामेटिकली बनाएँ, तो बहुत सारे बच्चों को आता होगा तो वो ठीक है, स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। जिनको नहीं आता वो देख सकते हैं। r/2 तक तो ये वाली डेंसिटी भरी हुई है, अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है? अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है? और उसके बाद r/2 से लगाकर यहां तक जो डेंसिटी है दैट इज 2 अल्फा 1 माइनस r/r। कहां से कहां तक? r तक, ठीक है? यहां तक ये डेंसिटी भरी हुई है, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। यहां तक ये डेंसिटी भरी हुई है और बाहर कुछ नहीं है, ठीक है? आपने एक चीज देखी, डेंसिटी ऐसा सबसे अंदर कांस्टेंट है डेंसिटी, उसके बाद वेरिएबल है और उसके बाद तो खत्म हो गया। कैपिटल आर ही तो है रेडियस इसकी, ठीक है? अब यहां तक क्लियर है मेरी बात? 100%। अब क्या है, यहां के बाद अगर वो आपसे पूछते हैं, आप देखिए डेंसिटी स्मॉल आर के साथ वेरी हो रही है सेंटर के साथ, मतलब अगर मैं यहां एक एलिमेंट लूं तो इन सब की डेंसिटी सेम होगी कि नहीं होगी बताइए? इन सारे पॉइंट्स की जो ये ग्रीन कलर से बनाए हैं, क्या इन सब की डेंसिटी सेम होगी? यस, क्योंकि सबकी यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस सेम है, सबकी डिस्टेंस सेम है, तो सबकी सेम होगी। तो अगर ये स्फेरिकल सिमेट्री है, अभी भी सिमेट्री है, तो याद रखिएगा पहला पॉइंट, तो बाहर 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 इंक्लूडिंग सरफेस। अच्छा, फिजिक्स में सरफेस का मतलब हमेशा आउटसाइड फंक्शन माना जाता है। क्या बोला यार? एक तो ऑब्स्ट्रकल पड़े हैं। शेल है, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। जीरो है। जस्ट बाहर होता है, यहां जीरो होता है, बाहर होता है k/r²। आपसे यही पूछती है सरफेस पर बताओ, सरफेस पर। तो क्या कभी आपने ये बोला कि सर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड? ऐसे सही आंसर तो नॉट डिफाइंड है। अब बोलोगे सर क्यों? मैथ्स में डिसकंटिन्यूटी पढ़ते हो, जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो वहाँ डिफाइन कैसे होगा? अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट मैच ही नहीं हुई तो डिफाइन कैसे होगा? अब बोलेंगे सर कैसे? कैपिटल आर के जस्ट अंदर वाले फंक्शन पे ई जीरो है और जस्ट बाहर के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर अगर मैं उसमें फंक्शन में रखूँ तो यहाँ तो डिफाइन ही नहीं है। हम फिजिक्स वाले कहते हैं नहीं, स्टैंडर्ड, लेट मेक अ स्टैंडर्ड। सरफेस पे इलेक्ट्रिक का मतलब है जस्ट आउटसाइड वाले फंक्शन को ओबे कर लो, और यही मैग्नेटिक फील्ड के लिए करते हैं हम। इसीलिए हम होलो सिलेंडर के सरफेस पे भी मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। हमेशा हम ये मानते हैं स्टैंडर्ड है, ठीक है? सब लोगों ने मान लिया कि हाँ ये है भैया, ठीक है आंसर, ठीक है? तो सरफेस पे हम कहते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, बाहर वाले फंक्शन को ओबे करते हैं, ठीक है? तो
आप बोलेंगे सर यहाँ क्या बोल रहे थे, मैं यही बोल रहा था कि बाहर किसी भी पॉइंट पे इंक्लूडिंग सरफेस, बाहर किसी भी पॉइंट पे इंक्लूडिंग सरफेस, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप बिंदास लिख सकते हैं, अगर इस पे चार्ज क्यू है, ई बराबर आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई आर, दैट्स ऑल। ई आएगा मेरा के क्यू बाई आर स्क्वायर और पोटेंशियल आएगा मेरा के क्यू बाई आर, एंड दैट्स ऑल। ई बाहर 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, वी आर के होगा। जे इस पे पैराग्राफ दाग चुकी है, ठीक है। उन्होंने डेंसिटी, मान लीजिए यही क्वेश्चन होता, मैं क्वेश्चन में क्वेश्चन बना रहा हूं, अब आपको लगे कि सर ऐसा है तो देखिए, फिर तो क्या कर सकते हैं, फिर तो कि सर ऐसे ना बताओ, मेरा तो स्टाइल यही है, क्या बात है फिर रह ही नहीं जाती, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही बात करने की मेरी आदत है। मान लीजिए ये है, इसमें यहाँ स्मॉल आर के साथ उन्होंने मुझे कहा, यहाँ जेई के सवाल को लेने की कोशिश कर रहा हूँ, एक न्यूक्लियस है। जेई सॉलिड स्फीयर के सवाल को न्यूक्लियस के टर्म में फंसा के देती है। एक न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस को हम सॉलिड स्फीयर का एक बढ़िया मॉडल मान सकते हैं, अंदर प्रोटॉन जमे हुए और यूनिफॉर्मली जमे हुए मान लेते हैं। तो जनरली जेई न्यूक्लियस देती है, और वो बोल देती है कार्बन न्यूक्लियस है, या जेड दे देती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अंदर जो डेंसिटी है ना, वो आर के साथ ऐसे वेरिएबल है, तो आर के साथ वो ऐसे वेरिएबल है, रो वर्सेस आर ऐसा फंक्शन है, पहले पैराबोला है, फिर ऐसे बोला है, फिर कुछ बोला है, फिर कुछ बोल के ऐसे बोला है, बहुत सारे बोला है। वो कहते हैं कि यार मुझे इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, या इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, सरफेस का मतलब जस्ट आउटसाइड, या इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। एक लाइन का आंसर है, अगर इसकी रेडियस है कैपिटल आर, एक लाइन का आंसर है के जेड ई बाई आर स्क्वायर, और ये उन्होंने दिया है, पैराग्राफ ढूंढ लीजिएगा, जेई का मिल जाएगा। अंदर क्या वेरी कर रहा है डजेंट मैटर, बाहर अगर है और ये डेंसिटी आर के साथ वेरिएबल है, मतलब स्पेरिकल सिमेट्री मेंटेन है, मतलब हर पॉइंट पे डेंसिटी एक जैसी, ठीक है। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि एक शेल का लिखोगे, मैं प्रूफ कर देता हूँ, एक शेल का लिखोगे के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेट करूंगा तो के बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ डी क्यू का इंटीग्रेशन, पूरा क्यू है, खत्म बात। क्यू इस पे जेड ही है, अच्छा वो तो दे ही रहे ना जेड ही, ये आपको बताते नहीं है टोटल चार्ज जेड ही, वो कहते हैं न्यूक्लियस जेड, तो आपको खुद पता है कि न्यूक्लियस चार्ज जेड ही होगा, तो बाहर तो ये होगा। थोड़ा और बाहर लिखना है तो के जेड बाई आर स्क्वायर होगा, पोटेंशियल बिंदास लिख सकते हो के जेड बाई कैपिटल आर, और बाहर लिखना है और तो स्मॉल आर। लोचा कहाँ है, अंदर, लोचा कहाँ है, अंदर, अंदर लोचा है, अंदर लोचा है। क्या मेरी बात क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने रो का गंदा सा ग्राफ बनाया, मैंने कहा गंदा सा ग्राफ है भैया, समझ गए। तो यही चीज यहां भी एप्लीकेबल, अगर वो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे, मुझे नहीं पता पैराग्राफ में क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, मैं पैराग्राफ समझा ही नहीं रहा, मैं क्वेश्चन पे जाता ही नहीं कि इस ऑप्शन को निकालो, उस ऑप्शन, पहले पूरी बात कर लेते हैं, फिर देख लेंगे क्या है, ठीक है, क्लियर। अंदर, अब सुनिए, अगली चीज जो है मुझे समझानी है, तो मैटर कहाँ है, आउटसाइड तो बिंदास रहो, आउटसाइड तो यही रहेगा। हाँ, इसके लिए एक शर्त चाहिए जो मैं आपको बता दिया, डेंसिटी शुड वेरिंग रेडियली, रेडियली हर जगह सेम हो, ताकि मैं एक शेल एलिमेंट ले पाऊं और उस पर हर जगह चार्ज डेंसिटी सेम हो, दैट्स इट। यही अकेली रिक्वायरमेंट है, ये तो यही देती है, चाहे ग्रेविटेशन में दिया हो चाहे इलेक्ट्रो में दिया हो, क्लियर। वरना मैथ्स बहुत गंदी हो जाएगी, उनको पता है मैथ्स, फिजिक्स में फिजिक्स पूछनी है, मैथ्स थोड़ी पूछनी है, ठीक है। इन जनरली मेरा अंदर के लिए मैं अब तो आउटसाइड, सरफेस प्लस आउटसाइड, सरफेस प्लस आउटसाइड, क्या मेरी बात क्लियर है। ई रहेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर और वी रहेगा के क्यू बाई आर, रो रेडियली वेरिएबल है, वेरिएबल है सेंटर से, है ना, रेडियली वही सेंटर से, रो रेडियली वेरिएबल है, बिंदास, ठीक है, क्लियर। अब इश्यू कहाँ है, इनसाइड पे, इश्यू कहाँ है, इनसाइड पे, इनसाइड पे इश्यू है। तो इनसाइड पे इश्यू है, पक्की बात, सिर्फ क्वेश्चन करा दूं, पीवाई क्यूज करा दूं, बताओ ज्ञानी लोग। इस समाज को, एक डायलॉग है बड़ा फेमस, इस समाज को मूर्खों से जितनी ज्ञान हानि नहीं होती, उससे ज्यादा ज्ञानी लोगों के चुप रहने से हानि होती है। जिसको समझ में आया उसको समझ में आ गया होगा, बाकी ठीक है, मूर्ख तो होते ही चिल्लाने के लिए।
ज्ञानी चुप हो जाता है कभी कभी, होना भी चाहिए जब मूर्खों से बहस हो रही हो, लेकिन कभी जब एक पंगे चल रहे हो तो तब ज्ञानियों का चुप होना गलत होता है। ठीक है, चलिए, तो अभी मेरा ये है इनसाइड। क्लियर? इनसाइड, इनसाइड में मुझे ये पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट पी है, इस पर ई निकालना है और वी निकालना है। जो जेई का एमसीक्यू भी आया था वो तो सब साथ ही कवर हो जाएगा। जेई के 8-10 सवाल एक साथ कवर होता है, कॉन्सेप्ट कवर होता है। ठीक है, शेल एलिमेंट लेना है मुझे, ये शेल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इनसाइड अगर आना है मुझे तो पहली बात तो शेल एलिमेंट होगा। शेल एलिमेंट जेई का सबसे फेवरेट एलिमेंट होता है, स्पेरिकल शेल। सबसे ज्यादा सवाल उन्होंने इसी पे पूछे हैं, पूछेंगे नहीं पूछेंगे मुझे नहीं पता। शेल एलिमेंट, इसकी रेडियस में x ले रहा हूं और थिकनेस dx, की रेडियस x और थिकनेस dx। ठीक है, इस पॉइंट की डिस्टेंस है स्मॉल r, इस पॉइंट की रेडियस है स्मॉल r, इस पॉइंट की डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, आपने सॉलिड स्फीयर के डेरिवेशन हो सकता है गॉस लॉ से किया, मैं गॉस लॉ से करता ही नहीं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जब गॉस लॉ इज नेवर मेड, गॉस लॉ को बनाया ही नहीं गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। गॉस लॉ बड़ी चीज है, तुम तलवार से सुई धागे वाला काम करवा रहे हो। वो तो एनसीईआरटी एचसीवीजे ने 2-4 डेरिवेशन कर दिए, सिमेट्रिक सिमेट्रिक सिमेट्रिक। गॉस लॉ इज नेवर डिजाइन टू गिव ई, गॉस लॉ इज डिजाइन टू गिव इंटीग्रेशन ई, और इंटीग्रेशन ई और ई में दिन रात का अंतर होता है भैया, बिल्कुल डिफरेंस है, टर्म ही अलग अलग है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी टर्म ही अलग अलग होती है ना। तो गॉस लॉ इज डिजाइन टू गिव इंटीग्रेशन ई डॉट डी, एक अलग से तरीका है, खैर मैं अभी इस पे आ रहा हूँ। डीएक्स ये रहा, ई ये रहा। ठीक है, क्लियर? अब मेरा ये है, इसमें शेल एलिमेंट, इसकी रेडियस मैंने एक्स मानी, मुझे आर डिस्टेंस पे पॉइंट लेना है। इसका वॉल्यूम आपको रटा हुआ होना चाहिए, dv बराबर 4πx² dx, मेरे हिसाब से रटा हुआ होगा भी। चार्ज कितना होगा मुझे बताएंगे, चार्ज भी आपको रटा हुआ होगा, रो इंटू 4πx² dx, 4πx² dx, रो इंटू 4πx² dx, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर, फिनिश। अब कुछ एडिशनल चीजें इनसाइड वाले को मैं और कॉपी कर दूंगा। शेल के अंदर, शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और पोटेंशियल शेल के कारण होता है के डी क्यू बाई इसकी रेडियस एक्स। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे शेल एलिमेंट लिख रहा हूं तो पूरी बात लिखूंगा, और शेल से अगर आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, शेल की रेडियस एक्स है, अगर इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, आर डिस्टेंस पे, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, शेल का फॉर्मूला तो याद ही है, और पोटेंशियल होता है के डी क्यू बाई आर। दैट्स ऑल, फिनिश। लगभग सारी चीजें बता दी। एलिमेंट कौन सा है? शेल। आपका रो कैसा भी फंक्शन दे दूं, सब में यही आएगा। सॉलिड स्फीयर में यही सिखाता हूं, सीधी सी बात है, दर्द हो तो हो, दर्द एक बार होगा हमेशा का खत्म। अब जेई कैसा भी सवाल दे, अगर ऐसी वैरायटी वाला दे तो अपन कर लेंगे इस टाइप में, इस कैटेगरी में। ठीक है, अब फंसाने के लिए तो उनको चैलेंज नहीं कर सकता, आईटी के प्रोफेसर से। हाँ, हम उन्हें बोलेंगे बच्चे हैं यार, सर ऐसा ऐसा दे दो यार। डीवी 4πx² dx, डी क्यू बराबर रो 4πx² dx, रो इंटू 4πx²। ठीक है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के कारण होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो मैंने लिख दिया। पोटेंशियल होता है के डी क्यू बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के कारण अंदर कितना होता है? 0, और पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे। शेल के फॉर्मूले याद है? बहुत बढ़िया, डन। क्लियर यहां तक मेरी बात? 100%। सुनिएगा, शेल की रेडियस को स्मॉल आर मत लीजिए, जो एचसीबीजी की भी स्टाइल है और बहुत सारे ऑथर्स की स्टाइल है। एचसीबीजी बहुत बड़ा आदमी है यार, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, मतलब चीजें दिखती है या बहुत सारे वो होता है। शेल की रेडियस भी हम जनरली, एक आदत होती है कि शेल की रेडियस भी स्मॉल आर लेते हैं और पॉइंट की डिस्टेंस भी स्मॉल आर। मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ, ये शेल की रेडियस मैंने स्मॉल आर ली, पॉइंट की डिस्टेंस भी स्मॉल आर ली, तो एक लोचा सबसे बड़ा क्या होता है, इनमें से एक वेरिएबल है, ये शेल, हर शेल पे जाना है मुझे, तो शेल की रेडियस वेरिएबल है, वो बदल रही है, लेकिन पॉइंट की डिस्टेंस सेम है। मुझे इस पॉइंट पर, अच्छा मेरा मोटो क्या है, इस पॉइंट पर इस शेल का ई लिखना है, 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 इसका ई लिखना है, सबका ई लिखना है मुझे, सबका ई मुझे लिखना है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और फिर उसे इंटीग्रेट मारना है। ठीक है, तो एक आर कांस्टेंट है, ये वाला आर कांस्टेंट है, और ये वाला आर वेरिएबल है। तो हमें समझ नहीं आता, हम आर आर काट देते हैं, और अंदर 2 आर लिखोगे, फंक्शन में दोनों आर काट दोगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ शेल की रेडियस को एक्स मानना स्टार्ट करो, और डेंसिटी में जो भी स्मॉल आर आ रहा है उसको एक्स लिख दो। तो शेल की रेडियस को एक्स लो, पॉइंट की डिस्टेंस को स्मॉल आर लो, बेस्ट रहता है, ताकि कंफ्यूजन ही खत्म। अरे वेरिएबल की कमी थोड़ी है फिजिक्स में, एक स्मॉल आर वेरिएबल है, एक स्मॉल आर कांस्टेंट है, हम गलती से एक काट गए, हमारे नंबर कट गए,
ठीक है छोटी छोटी बातें। ठीक है, तो अब ये आ गया, क्या मेरी बात क्लियर? 100%। दोनों लिख देंगे, खत्म काम, यहां तक मेरा काम खत्म। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे स्मॉल आर डिस्टेंस पे, सुनिएगा ध्यान से, पक्का? एलिमेंट कौन है? शेल। हर शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम डायरेक्शन में होगा? और हर शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। अच्छा, इधर होगा या इधर होगा, जो भी होगा, हर शेल का इधर ही होगा, इधर होगा, दैट्स ऑल। इंटीग्रेट कीजिए, खत्म बात। सेम डायरेक्शन में पोटेंशियल तो स्केलर है, वैसे ही जुड़ जाएगा। तो ई क्या आएगा पता है? मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बता रहा। इंटीग्रेशन डी, इंटीग्रेशन डी। अब इस इंटीग्रेशन को तोड़ना पड़ेगा बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स आप मैथ्स में करते हो कि 0 से 4 तक फंक्शन अलग है, 4 से 8 तक अलग है, तो इंटीग्रेशन करने को बोल दो। तो जब मैं बोलता हूं तो बच्चों को समझ में नहीं आता। फंक्शन है, अच्छा इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आलतू फालतू लोग दूर रहें, क्योंकि एडवांस की बात चल रही है, प्योर। इसको इंटीग्रेट करके बताओ, मैथ्स में किया होगा, 0 से 8 तक कैसे करते हो? तो आप बोलेंगे अरे सर ये तो बहुत लल्लू सवाल है, 0 से 4 तक ये फंक्शन है, एक्स क्यूब ये 0 से यहाँ तक है, दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो वही काम तो मैं यहाँ करने को बोल रहा हूँ। डीई 0 से स्मॉल आर प्लस डीई स्मॉल आर से कैपिटल आर। बोलेंगे सर क्यों? देखिए, जब तक इस शेल एलिमेंट की रेडियस स्मॉल आर से कम रहेगी, जब तक इस शेल एलिमेंट की रेडियस स्मॉल आर से कम रहेगी, ये पॉइंट उसका आउटसाइड है। आउटसाइड है तो मेरा ये वाला फंक्शन चलेगा, ये वाला फंक्शन चलेगा। और जब ये अब जैसे इस शेल एलिमेंट, आप देखिएगा अलग कलर से बनाया ये रहा, जैसे इस शेल एलिमेंट के लिए पॉइंट अंदर आ गया, दिख रहा है एक डार्क कलर सा, इसके लिए पॉइंट अंदर आ गया, इसके लिए पॉइंट जब अंदर आ गया तो उसके लिए फंक्शन है 0, उसके लिए फंक्शन है 0, एग्जैक्ट 0। अच्छा, टेंडिंग टू 0 नहीं, मैथ वाले टेंडिंग टू 0 करता, पर ना 0, परफेक्ट 0, कॉन्फिडेंट है 0, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो स्मॉल आर से ये रहा, दैट्स ऑल, खत्म। अब रो वो रखते रहिए, खत्म, खेल खत्म। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसमें 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे, वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। क्या बात समझ में आई? अब आप 3 डेंसिटी भरो, 4 भरो, 50 भरो, गॉस लॉ से करना है गॉस लॉ से कर लो, जो आपका मन करे वो कर लो। पोटेंशियल गॉस लॉ से नहीं होता, तो अब बच्चे कहते हैं सर पोटेंशियल, मैं तो वही अप्रोच लगा रहा हूँ यार, इंटीग्रेशन डीवी 0 से स्मॉल आर और स्मॉल आर से कैपिटल आर। क्यों मैंने ये 2 टुकड़े क्यों किए? क्योंकि 0 से स्मॉल आर तक जितने भी शेल एलिमेंट्स हैं, 0 से स्मॉल आर तक जितने भी शेल एलिमेंट्स हैं, उनके लिए पॉइंट बाहर है। मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस है 10, इसकी रेडियस है 10, इसकी रेडियस है 10, 7 मीटर पे उन्होंने मुझसे ई और वी पूछा है, 7 मीटर पे ई और वी पूछा है। डेटा याद रहेगा, 10 मीटर की वो पूरा स्पेयर है, 7 मीटर पे उन्होंने ई और वी पूछा है। तो 7 मीटर पे ई और वी पूछा है, तो अंदर शेल एलिमेंट तो 0 से चालू होगा, 0 ऐसे जोड़ते-जोड़ते जब तक मैं 7 मीटर तक इंटीग्रेट करूँगा, ये पॉइंट बाहर ही रहने वाला। जैसे 7 मीटर क्रॉस कर जाऊँगा, अब 7.1, 7.2, 7.3 जिनकी भी रेडियस है, उनके लिए पॉइंट अंदर है, तो अंदर वाला फंक्शन काम करेगा। तो इंटीग्रेशन को तोड़ना होता है। इसमें तो गॉस लॉ लगा भी नहीं सकते ना, ठीक है? डीवी क्या आएगा मुझे बताएंगे? अंदर इंटीग्रेट करूंगा के डी क्यू बाई, अगर अंदर पॉइंट है तो ये वाला फंक्शन। अच्छा, पहले लिख दिया एक्स रेडियस के अंदर। अच्छा, इस की रेडियस एक्स है, प्लस स्मॉल आर से कैपिटल आर के डी क्यू बाई स्मॉल आर। क्या डी क्यू की वैल्यू रख सकते हैं? और मैंने स्मॉल आर और एक्स अलग अलग रखे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मेरी थ्योरी खत्म, पूरे स्पेयर का ई और वी निकालना, जो कि उन्होंने मल्टीपल टाइम्स पूछा है। आए तो मैंने एक तैयार कर दिया, ई और वी कैसे पूछे जाएंगे। यू हैव अ सॉल्यूशन। पूछे नहीं पूछे मुझे नहीं पता, अब इंटीग्रेशन को तोड़ के कीजिए। क्लियर? अब इनके सवाल पे आते हैं। अब इनका सवाल क्या है? 0 r/2 तक तो ये है, r/2 से r तक ये है, और इस तक ये है, ठीक है? तो आप लिमिट को तोड़िए। मैं 2 डेंसिटी लेके इसलिए आया हूँ कि आपको इंटीग्रेशन तोड़ना आना चाहिए, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, इसके बाद काम करते हैं, इसको करते हैं कॉपी। कॉपी हो जाओ तुम भैया, और यहाँ हो जाओ पेस्ट। क्लियर? अब मैं सब जगह ई और वी लिखने वाला हूँ।
अच्छा डी क्यू कैसे निकालेंगे? डी क्यू, बच्चा बोले सर डी क्यू तो निकाला ही नहीं आपने। डी क्यू भी निकाल लेता हूँ, डी क्यू अलग कलर से निकाल देता हूँ। मान लो डी क्यू पूछा हो, और भी बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। डी क्यू पूछा है टोटल क्यू, टोटल क्यू, तो इंटीग्रेशन डी क्यू। इसको भी तोड़ दीजिए जहां से जहां डेंसिटी वेरी कर, जहां से जहां डेंसिटी वेरी कर रही है। मेरे लिए इससे ज्यादा कोई और पॉइंट है नहीं। इसके बाद सिर्फ वैल्यूज रखनी है, क्वेश्चन करना है, आत्मा निकाल ली, इसके बाद इसको किसी भी शरीर में डालो। ठीक है, बाहर क्या आएगा? मैं तो बाहर लिख रहा हूँ, ई आउटसाइड, सबसे पहले आउटसाइड स्मॉल आर। अच्छा मैं स्मॉल आर, देखो उन्होंने यहाँ आर, आर डेंसिटी वेरिएबल के लिए भी दिया है और पॉइंट की डिस्टेंस भी दी है, तो मैं फिक्स है यहाँ आर पढ़ ही नहीं रहा, मैं तो यहाँ एक्स पढ़ूंगा। मैं इसको यही पढ़ूंगा, रो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि दोनों को काम अलग अलग दे दो ना यार। मैं इसे पढ़ता ही ऐसे हूँ, मैं तो आदत यही डलवाता हूँ बच्चों को, ये पढ़ो। अब स्मॉल आर फिक्स चीज हो गई है, क्या? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। भाई मुझे दिख जाएगा, मुझे थोड़ी दिखना है यार, बच्चों से करवाना है मुझे सवाल। ठीक है, तो व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है, तो इसका मतलब वहां तो ई बिंदास आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर और वी आएगा के क्यू बाय आर, दैट्स ऑल। क्लियर? 100%। आर इज लेस देन आर, और दो फंक्शंस है ना, तो आर बाई टू, आर बाई टू पक्का। ई लिखने जा रहा हूँ, ई, ई में क्या था? बाहर वालों के कारण अंदर जीरो था, पीछे जाके वापस देख सकते हैं पेज पे, अंदर वालों के कारण था, लेकिन अंदर वालों में भी एक पॉइंट हो गया। अच्छा पॉइंट कहाँ है पहले बताइए? यहाँ कहीं है, यहाँ दिख रहा है? अच्छा आर बाई टू और आर के बीच में पॉइंट, पॉइंट यहाँ है, यहाँ है पॉइंट, यहाँ है पॉइंट। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग इंटीग्रेट करूंगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, जीरो से आर बाई टू प्लस आर बाई टू से स्मॉल आर, वही फंक्शन रहेगा। हाँ इसमें रो अलग आएगा, इसमें रो अलग आएगा, रो अलग अलग भर देना। कौन सा रो भरोगे? क्लियर? 2 मिनट में हो गया। वी क्या आएगा? तो अंदर वाले दो लिखने पड़ेंगे, के डी क्यू बाई आर प्लस के डी क्यू बाई आर, दोनों रो अलग अलग के, ये अंदर वाले हैं, जीरो से आर बाई टू, आर बाई टू से आर, प्लस बाहर वालों के कारण अब सीधे आर से आर तक आ जाओ और के डी क्यू बाई एक्स। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं इन डेंसिटीज को नाम दे देता हूं। मान लो इस डेंसिटी को नाम दे रहा हूं रो वन, इसको नाम दे रहा हूं रो टू। ये रो वन, ये रो टू। क्या जेई में आ चुका है पोटेंशियल? बिल्कुल आ चुका है। इसमें रो वन भरोगे, इसमें रो टू भरोगे, इसमें भी रो टू भरोगे। समझाऊं? तो इस पॉइंट में पोटेंशियल निकालना, तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट, फिर यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट, फिर यहाँ से यहाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको ये फायदा मिलता है, बाहर वालों के कारण अंदर नहीं आता, तो थर्ड टर्म कट जाती है। पोटेंशियल में बाहर वाला भी आता है, दैट्स ऑल। पोटेंशियल भी पूछा उन्होंने। अगला मेरे लिए सॉल्यूशन इतना ही है। आप बोलेंगे सर इसके बाद करके दिखाओ, मैथ से कर लो, डेंसिटी दे रखा हूँ, डीक्यू दे रखा हूँ, सब दे रखा है, हो जाता सब। ठीक है, बच्चे बोलेंगे सर डी क्यू क्या है? डी क्यू भी लिख देता हूँ यार, डी क्यू है रो इंटू 4π(x²) dx। अच्छा टोटल क्यू निकालना है, टोटल क्यू निकालना है, वो भी लिख देता हूँ। डी क्यू की लिमिट चेंज कर दो। डी क्यू की लिमिट क्या आएगी मुझे बताएंगे? डी क्यू की लिमिट आएगी 0 से आर बाई टू प्लस आर बाई टू से आर। इसमें भरा जाएगा, फिर वही कलर से लिख देता हूँ, इसमें भरा जाएगा रो वन, इसमें रो टू। आप बोलेंगे सर ये रो वन कॉन्स्टेंट है, मैं देखा ही नहीं क्वेश्चन का डेटा क्या, भाड़ में क्या क्वेश्चन का डेटा। अंदर भी वेरिएबिलिटी दो ना, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, बाहर भी वेरिएबिलिटी दो, सब जगह दो। ये रहा, इनफाइनाइट तक दो, हमें तो सब करना आता है। ठीक है, पोटेंशियल भी आता है। अब अगर r की वैल्यू हमारे r बाई टू से कम है, r की वैल्यू r बाई टू से कम है, तो क्या आएगा? e r बाई टू से कम है, मतलब पॉइंट कहाँ है? पॉइंट को बहुत कलर ही खत्म हो गया यार लाल कलर कर देता, पॉइंट यहाँ है, पॉइंट लाल कलर वाला, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब पॉइंट यहाँ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करूंगा? इसके इंटीग्रेशन में लिखूंगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, इस बार लिमिट 0 से r तक, प्लस बाकी दोनों टर्म 0। अच्छा इसके ऊपर का भी अच्छा यहाँ कोई एलिमेंट लोगे उसके लिए भी अंदर है, सबके लिए अंदर है, बस इतना ही। इसमें से भरोगे रो वन। पोटेंशियल में सब कुछ आएगा, पोटेंशियल उन्होंने पूछ के बवाल किया। ठीक है, ये रहा 0 से r प्लस r से r बाई टू,
इसके लिए अंदर आ जाएगा। तो पोटेंशियल पूछ के उन्होंने बवाल किया, तो फिर बवाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यही वाले हैं, पहले भी पूछ चुके हैं। r/2 से r a dq बाई, इसमें ρ2 भरोगे, इसमें ρ1 भरोगे, इसमें भी ρ1 भरोगे। अब जो तीनों क्वेश्चंस हैं मैं वो पढ़ के छोड़ रहा हूँ। हाँ, एनर्जी वेनर्जी पूछी होगी तो फिर वो बताऊंगा। अब बोलेंगे सर बहुत हैवी हो गया। आप ध्यान से इस पूरे क्वेश्चन को एग्जीक्यूट कीजिएगा, समझिएगा। वेरिएबल डेंसिटी उनकी फेवरेट रही है, डेफिनेटली रही है। ई और वी दोनों। ई में आप एक और काम कर सकते हो, एक वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं लोग के क्यू इन बाय आर स्क्वायर, आप वो भी कर सकते हैं। चार्ज इंटीग्रेट करके भी कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने ज़्यादा बड़ा टूल बताने की कोशिश की, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। आप ई के लिए शॉर्टकट लगा सकते हैं कि क्यू इन बाय आर स्क्वायर एक शॉर्टकट होता है, तो सिर्फ चार्ज इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। यहाँ भी तो इंटीग्रेशन में कोई बहुत बवाल तो है नहीं, यहाँ भी तो बार वाले के कारण जीरो ही जाता है, पोटेंशियल में तो मजा आएगा, ठीक है। मार्क द करेक्ट आंसर, वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो क्या करोगे मुझे बताएंगे। अल्फा शायद कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो आप ये अल्फा कैसे निकालोगे, उन्होंने शायद टोटल चार्ज क्यू दिया है, तो आप एक काम करेंगे, टोटल चार्ज क्यू बराबर इंटीग्रेशन डी क्यू कर दीजिए, यहाँ से अल्फा आ जाएगा। अच्छा, वो बैलेंस कर दोगे। पहला क्वेश्चन ये रहा। पता है इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे जेई में, और आपसे इतनी मेहनत करवा रहे, बच्चे कह रहे हैं इतनी मेहनत करवा रहे, तो पैराग्राफ भी तो दे दिया, तो रिवॉर्ड भी तो दे रहे हैं। वैल्यू ऑफ अल्फा, चार्ज इनक्लोज्ड इन रीजन लेस देन r/2, इसको आप सीधे कर सकते हैं। और चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस, तो मतलब ये आपसे पूछा गया है डी क्यू 0 से r/2, और ये डी क्यू r से। अगर आपको फंडे क्लियर है तो आप एक एक आपको खटाक से मिलते जाएंगे। हाँ, यहाँ अल्फा कांस्टेंट है, तो आप सीधे अल्फ जो भी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दीजिएगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ वेरिएबल को क्या फर्क पड़ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन चार्ज पे है, तो जब आपसे इतनी मेहनत करवा रहे हैं तो रिवॉर्ड भी बढ़ाते रहे। हाँ, अगर ये सिर्फ एक क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा, आपको ये क्लियर हो गया कि इट टेक टाइम, व्हेन इट टेक टाइम क्या करोगे, समय खराब नहीं करोगे, किसी इजी क्वेश्चन को ढूंढो। ये भी क्लियरिटी बहुत जरूरी होती है कि क्या करने से समय खराब होगा। फिर अगला क्वेश्चन आ जाओ, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन r/2 इज दिस, मैंने आपको बता ही दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल वॉल्यूम इज लीनियरली डिपेंड एंटायर, नहीं लीनियरली तो नहीं आएगा, सबसे r/2 के अंदर आ जाएगा, क्योंकि r/2 के अंदर इलेक्ट्रिक रो कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट डेंसिटी का होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वो लीनियर होता है, तो r/2 के अंदर अंदर लीनियर है, ये शॉर्टकट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन r इज, ये तो बहुत बढ़िया, ये तो हलवा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन r इज दिस, ये रहा। नहीं, ये नहीं होगा, ये आ जाएगा, सी तो आ ही गया। अच्छा, मैं सब छोड़ दूंगा, इसके आंसर्स लिख दूंगा, आंसर्स मेरे पास होंगे शायद, और नहीं तो मैं देख के आंसर्स लिख दूंगा पीपीटी में। मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छेड़ रहा, बोलेंगे सर इंटीग्रेशन मैं नहीं कर रहा, मैंने कर लिया। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन इज रिलीज इन रीजन r इज लेस देन r/2, हाँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, r/2 के अंदर तो डेंसिटी यूनिफॉर्म है ना, वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड r के प्रोपोर्शनल आ जाएगा अपने आप। विल एग्जीक्यूट पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। अच्छा, लेकिन इसमें कंडीशन होगी, सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, तो हम ये मान के चलें कि वो सॉलिड स्फीयर एक क्लाउड जैसा है, कोई और पार्टिकल नहीं टकरा रहा। जैसे जी ने पहले क्वेश्चन पूछा है क्लाउड जैसा, अच्छा सॉलिड स्फीयर के अंदर को छोड़ा तो आगे वाला ऑब्जेक्ट जाने ही नहीं देंगे। मैं मान रहा हूँ पार्टिकल दूर दूर है थोड़े से, तो छोड़ा, तो एक चीज बताइए, r/2 के अंदर छोड़ा है, तो r/2 के अंदर तो ई प्रोपोर्शनल टू आर आएगा, आएगा आएगा, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू भी आर आएगा, सेंटर से डिस्टेंस, अरे क्यू ई, और इलेक्ट्रॉन है और हमारा स्पेयर पॉजिटिवली चार्ज है, तो फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, एचएम आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज रिलीज, इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये सही है ये गलत है, अरे एचएम है तो पीरियोडिक और ऑसिलेटरी तो है, डैम श्योर, डैम श्योर पीरियोडिक और ऑसिलेटरी तो है भैया, अगर एचएम है। For point is greater than r, electric field of given charge distribution is identical to point charge. Yes, बिल्कुल सही है। Electric field at the center of given spherical distribution is zero. बिल्कुल सही, सेंटर पे तो जीरो है, तो सेंटर पे जीरो कैसे है? बताओ भैया, सिमेट्री से। शेल एलिमेंट सोचते जाओ, हर शेल एलिमेंट के कारण सेंटर पे तो जीरो आ रहा है, शेल एलिमेंट सेंटर पे बात हो रही है, ये तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, इसमें तो मुझे पेन ही नहीं चलाना पड़ा, तो इसका आंसर तो मैं बता रहा हूँ, ABCD डन। अरे डन है, एस है तो पीरियोडिक होगा 100%। सवाल पढ़ो। पानी कहाँ गया? Read the question.
क्वेश्चन पढ़िए, करिए। और ये देखिए, ये है भी, मैंने मंजिल कमबैक सीरीज भी ली है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने की भी होगी। वहां मैंने वही चीज कराई जो जेईई मेंस के लिए जरूरी थी, जो मुझे लगा। मैंने वहां भी कह रहा था ये मेरा प्रिडिक्शन है कि ये होना चाहिए, और काफी सेट भी हुआ। हो सकता है उससे थोड़ा बहुत और वेरिएशन भी आ जाता, लेकिन हुआ। तो जेईई मेंस के टाइम मैंने ऐसे पंगे नहीं लिए थे, क्योंकि मुझे पता है वो क्या पूछते हैं। हाँ, एक आध वो गंदा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसके पीछे मैंने बहुत एनर्जी वेस्ट नहीं की। तो बहुत सारे क्वेश्चन, उससे बहुत सारे बच्चों को फायदा भी हुआ। मेरे पास पर्सनली बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए कि बहुत सर बूस्ट हुआ। वो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मेरा वो पर्पस वो था। अब यहाँ पर्पस एडवांस है, तो जैसे लड़ना सिखाऊंगा। अंडरटेकर से लड़ने जा रहे हो और बोल रहे हो कि सर मुझे जो है वो जो है सर इससे भिड़वाओ। किससे? 3 साल के बच्चे से लड़ना सिखाओ सर पहले। लड़ाई अंडरटेकर से करनी है, वो भी उसके जवानी टाइम में। अब जो बूढ़े हो गए, वो तब नहीं भैया, है ना। मजाक थोड़ी चल रहा है, ठीक है। मतलब गली क्रिकेट खेलने वाले कह रहे हैं कि इंटरनेशनल गेम ऐसे खेला जाएगा कि भैया, है ना, हेजलवुड को ऐसे फेस करो। गली क्रिकेट खेल रहे हैं, गली क्रिकेट, और वो भी बॉल ऐसे फेंकी जाती है, ऐसे ऐसे अलाउ ही नहीं है। ऐसे खेलने वाले कह रहे हैं हेजलवुड को ऐसे खेलो। सही ज्ञानी लोग, सही। Electrostatic potential V at a point on the circumference of a thin non-conducting disk of radius small r, uniform charge density sigma is given by equation V is equal to 4 sigma r, which the following expression currently represent electrostatic energy. देखिए, डिस्क के सर्कमफ्रेंस में पोटेंशियल दिया है उन्होंने, ठीक है। वैसे तो उसको भी निकाला जाता है, ठीक है, उस पर बात भी नहीं कर रहा अभी, ठीक है। उन्होंने दिया, हमने मान लिया, खत्म बात। डिस्क के सर्कमफ्रेंस में पोटेंशियल का फॉर्मूला में नहीं आता, मान लेते हैं। वैसे उसको निकालने का भी होता है, वो उस पर तो अभी चर्चा ही नहीं कर रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जिसे सेल्फ एनर्जी आप बोलते हैं। सेल्फ एनर्जी आपसे जेई ने आज तक किस किस की पूछी है? शेल की, आपको याद है, k² / 2r। उसके बाद में आपसे सॉलिड स्पेयर की, तो 3k² / 5r। ये आपको पता है सेल्फ एनर्जी। ऐसे सेल्फ एनर्जी होती क्या है? सेल्फ एनर्जी होती क्या, मेरे हिसाब से सबको पता है कि भैया अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए स्पेयर है, उसे हम सेल्फ बोल रहे हैं, हमने डिस्टिंग्विश किया, नेचर ने नहीं किया। नेचर ने कहा तो चार चार्ज के बीच की एनर्जी है, ठीक है। ये dq है, यहाँ dq है, इन दोनों के बीच की जो एनर्जी है, इन दोनों के बीच की जो एनर्जी है, ठीक है, वो तो होगी ना यार। मुझे बताओ, ये पोटेंशियल में छोटे छोटे सवाल नहीं किए क्या? Q1, Q2, Q3, Q4। आज भी मैं लग रहा है सवाल तो बहुत सारे लेके आया हूँ, हो कम पाएंगे, ठीक है। तो ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, इस चार्ज, इस चार्ज, इस चार्ज, इस चार्ज, इस चार्ज, इस चार्ज, इनकी एनर्जी होगी ना। तो अगर वो आपसे पूछे इसकी सेल्फ पोटेंशियल बताओ, तो इनकी आपस में एनर्जी बताओ, तो खत्म बात। इस सिस्टम के आपस के लोगों की एनर्जी। तो वैसे ही स्पेयर की होती है, वो निकालते हैं हम इसकी इससे, इसकी इससे, सारे सारे चार्जेस की आपस में मिलके, ठीक है। उसको निकालने के दो तरीके होते हैं। तो एक पर्टिकुलर मेथड पे मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ। एक तरीका होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, जो भी हम इलेक्ट्रोस्टैट में करवाते हैं, ठीक है, कि भाई एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। जैसे ये सॉलिड स्पेयर है, ठीक है। दो दो तरीके होते हैं। एक, भाई पता करना हो कि चोर ने चोरी कितनी की, तो कहाँ से सामान चुराया वहां देख लो, या चुरा के जहां उसने डिपॉजिट किया वहां देख लो। चोर ने कितना सामान चुराया है, तो जहां से चोरी की है वहां देख लो कि पहले कितने पैसे थे, अब कितने हैं, ठीक है। मतलब कितना चोर चोर रोज थोड़ा थोड़ा चुरा के ला रहा है, तो कितना वो लेके आया, या उसका पूरा खजाना एक साथ देख लो, या एक एक बार काउंट कर लो कि आज 50 रुपए चुराया, 100 रुपए चुराए, सबको काउंट कर लो, या जो वहां जो डिपॉजिट कर रहा है वहां वहां, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। तो जो ये स्पेयर है, इसका एलिमेंट मैं अभी बता ही चुका हूँ, क्योंकि अगर वेरिएबल में उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पूछी तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो गया, और अभी मैंने वेरिएबिलिटी सिखाई दी। अभी तक आया तो नहीं है सवाल, लेकिन जब मैंने शेल एलिमेंट सिखाई दिया तो स्पेयर पूरा सिखा दिया, ठीक है। आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। दोनों तरीकों पे चीज आ सकती है। वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंपीरियल फॉर्मूला है। इलेक्ट्रोस्टैट में लगता है, मैग्नेटिक फील्ड में लगता है, ग्रेविटेशन में भी लगता है। अरे एप्सिलॉन नॉट के सिंबल बदल जाते हैं, ई की जगह मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी,
वो होती है इंटीग्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डीवी। डीवी क्या है? वॉल्यूम। अच्छा, ये एनर्जी डेंसिटी है तो ये रहा वॉल्यूम। ठीक है, अगर ई कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बाहर आ जाएगा, और क्या, ये रहा। ठीक है, तो अब इस स्पेयर के पास कितनी एनर्जी है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होगा? इनफाइनाइट तक। तो पहला मेथड होता है इलेक्ट्रिक सेल्फ पोटेंशियल निकालने का। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक शेल एलिमेंट लेते हैं, तो अब क्या होता है, इसमें दोनों मेथड लग जाते हैं, स्पेयर में दोनों मेथड लग जाते हैं। ये एक्स रेडियस, मैं अगेन एलिमेंट में रेडियस एक्स ही मानता हूं ताकि वो, और इसकी थिकनेस डी एक्स। क्लियर? इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो लिख दो, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो लिख दो। तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे बताएंगे इंटीग्रेशन क्या करना है, मुझे बताइए। जो भी एनर्जी आएगी इसकी एनर्जी लिखने का तरीका, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम 4 पाई x² dx। ठीक है, प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 4 पाई x² dx। अब बोलेंगे सर ये क्या किया, दो बार क्यों लिख रहे हो? अभी तो बताया था, ये सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन अलग आएगा, बाहर अलग आएगा। यहाँ क्या करोगे मुझे बताएंगे, यहाँ अंदर वाला फंक्शन लिखोगे ई इनसाइड वाला, और यहाँ फंक्शन लिखोगे ई आउटसाइड वाला। जहां जहां ई बदलेगा वहां वहां लिखना पड़ेगा। यही 2 मिनट में आपको क्वेश्चन चेंज कर सकती है, 2 मिनट में क्वेश्चन चेंज कर सकती है। इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक होगी? अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर है तो अभी 0 से आर और आर से इनफाइनाइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक होता है। तो चोर जहां सामान चुरा के लाया, मैंने वहां कैलकुलेट कर दिया। चोर कहाँ से चुरा के लाया? तो चोर ने स्टोर कहाँ की? इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर की, तो मैंने पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी काउंट कर ली। क्या मेरी बात क्लियर है? डन? ठीक है, ये पहला तरीका होता है, इससे भी आपका आंसर आ जाता है 3k⁻r²। सॉलिड स्पेयर की सेल्फ पोटेंशियल ये होती है 3k²/5r, मैं बता ही देता हूं। और शेल की होती है k²/2r। ठीक है, शेल की और सॉलिड स्पेयर की किसकी ज्यादा है मुझे बताएंगे? ऑब्वियसली बात है सॉलिड स्पेयर की ज्यादा है। क्यों? शेल की बाहर होती है k²/2r, क्योंकि शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो एनर्जी कहां स्टोर करेगा? इसकी भी बाहर उतनी होती है। जी, ये सवाल भी बिल्कुल पूछ सकते हैं, आर से लगाकर 2r तक एनर्जी कितनी स्टोर है बताओ। तो बेसिक अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो सब कर सकते हो। आप क्या करोगे मुझे बताएंगे, आर से 2r, आप बोलोगे आर से 2r इंटीग्रेट। उन्होंने कहा नहीं, r/2 से 2r, तो r/2 से r, r और r से 2r में सब आता है। हाँ, शेल की आउटसाइड और सॉलिड स्फीयर की आउटसाइड बराबर होती है, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड मैच करते हैं, तो दोनों का आउटसाइड k² बाई 2r ही आता है। हाँ, शेल के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है अंदर, इसीलिए ज्यादा होता है। तो इसका एक्सप्रेशन में हम वही लिखते हैं, अंदर आता है k²/10r, बाहर वाली जोड़ते हैं, ये आंसर आ जाता है। डन? आ गया मेरी बात? इसी का सेकंड मेथड क्या होता है, इसी का सेकंड मेथड जो मैं सिखाता हूँ, सेकंड मेथड। अब ये सॉलिड स्फीयर है तो वैसे हम चाहे तो शेल के लिए भी बात कर सकते हैं, सबके लिए बात कर सकते हैं। इसको सेकंड मेथड ये होता है कि मान लीजिए कि मैंने एक्स रेडियस का सॉलिड स्फीयर बना दिया। मैं सॉलिड स्फीयर को बना रहा हूँ, धीरे धीरे बना रहा हूँ, तो मैं जितना भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करूंगा वो सब पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। मैं जो भी काम करूंगा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। यही तो कंजर्वेटिव फोर्स की परिभाषा है। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, अच्छा वर्क डन अगेंस्ट बोल दिया ना, सॉरी, तो नेगेटिव की जरूरत नहीं। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल, या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूं, इस स्पेयर को धीरे धीरे बना रहा हूं, एक एक पॉइंट से। सबसे पहले मैं एक डीक्यू चार्ज लेके आया, सेंटर पे रखा, उसको लाते वक्त मुझे कोई अपोज नहीं हुआ, उसी को लाया। फिर मैं एक डीक्यू और लाया और उसके चारों ओर एक छोटी सी लेयर जमा दी, समझ गए? एक छोटा सा चीज ली, उसके ऊपर कागज कागज चिपकाई, तो थोड़ी सी रेडियस बढ़ गई, फिर कागज कागज चिपकाया, रेडियस बढ़ गई, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, तो अभी इसकी रेडियस हो गई एक्स। अब मैं डीक्यू को, एक चार्ज को यहां ला रहा हूं इनफाइनाइट से, और मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जितना भी काम करना पड़ेगा वो पोटेंशियल में स्टोर हो जाएगा। और यहां लाके मैंने उसे यूनिफॉर्मली dx थिकनेस में बांट दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो आप क्वेश्चन जब दोबारा पढ़ेंगे आप बोलेंगे अरे यार सर यही है। मैंने तो वो नीट वाला सवाल जिस पे इतनी कंट्रोवर्सी, मैंने कहा देखो ये कॉन्सेप्ट था, इससे ये होगा। सवाल बदल के आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं। सिलेबस बदल जाएगा नहीं। ठीक है, अब सोचिए
स्पेयर जब मैं लेके आया तो मेरा क्या होगा, जो भी वर्क डन मैंने किया है DW, उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, जितना मैंने काम किया वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो गया, दैट्स ऑल। वो सेल्फ पोटेंशियल आ जाएगी, है ना। अच्छा, रेफरेंस, हम पोटेंशियल में रेफरेंस होता है तो ऑब्वियसली बात है, स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूँ। जितना भी मैं इसको लाने में काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, वो सब स्टोर हो जाएगा। ये काम होगा Q, DQ चार्ज लेके आया हूँ और कहाँ से कहाँ तक लेके आया हूँ। यहाँ पोटेंशियल है V और इन्फाइनाइट में पोटेंशियल 0। अच्छा, मेरे हिसाब से ये तो पता होगा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम बोलते हैं Q इंटू वी। अच्छा, फोर्स के लिए बोलते हैं QE, पोटेंशियल एनर्जी के लिए Q इंटू वी, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए Q V2 माइनस V1। डन, दैट्स ऑल। अब आप यहाँ पोटेंशियल लिख दीजिए, इसके सरफेस का पोटेंशियल लिख दीजिए। इज इट क्लियर? और आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है और इसी से आप कैपेसिटर की एनर्जी भी निकालते हैं यार। अगर यही कैपेसिटेंस वाला गेम होता है तो वहां भी खेलते हैं। अरे, कैपेसिटेंस का हाफ CV² भी डिराइव हो जाता है। ठीक है, तो ये है। अब धीरे धीरे क्या होगा मुझे बताएंगे, इसकी रेडियस को कैपिटल R तक पहुंचाएंगे। That's all। आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? हाँ, DQ कितना होगा? कुछ बच्चे बोलेंगे सर DQ कितना होगा, DQ भी लिख दो यार। सर लिख दो ना प्लीज, DQ भी लिख दो। आइए लिख। अच्छा लगा, 4πx² dx। डन। आइए सवाल पढ़िए, मैंने आपको उस काबिल बना दिया कि आप सवाल कर पाए। वैसे तो कहने को 3 सवाल ही हुए हैं, सवाल तो खैर खूब सारे हैं। देखो कितनी देर में हम कितने कर पाते हैं। सवाल तो बहुत है मेरे पास यार, लेकिन सवाल मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि सवाल देने का मतलब ये होता है कि यार मेरे को तो उन सवालों के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाना है। भले ही 4 ही लो, लेकिन अच्छे से समझाओ कॉन्सेप्ट क्या यूज हो, क्योंकि सवाल करने से सिलेक्शन नहीं होता, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को जानने से, बेसिक से कैसे क्या अप्रोच लगाई, कौन सी नहीं लगाई, वो सब जरूरी है। जब मैं स्क्रीन से आउट हो रहा हूँ तो पॉज कर लो, मैं आपको समय दे रहा हूँ 2-3 सेकंड, इतना तो बहुत होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल में स्क्रीनशॉट या लैपटॉप जहाँ भी होता है। अब सोचिए क्या है, एक उन्होंने कहा है कि डिस्क के सरकमफ्रेंस में पोटेंशियल दे दिया, मेरे को बहुत ही मजा आ गया। पोटेंशियल दे दिया 4 सिग्मा R, ठीक है। और उन्होंने कहा है कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होगी। तो देखिए, 2 तरीके थे इस बार। एक तरीका थोड़ा सा ब्लॉक हो गया मैथमेटिकली। एक तरीका था कि डिस्क के चारों ओर पूरे स्पेस में, 3D स्पेस में, 3D स्पेस में, 2D स्पेस में नहीं भैया, ठीक है, 3D स्पेस में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड है वो निकाल लो, वो इसकी सेल्फ एनर्जी है। अब डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे 3D स्पेस में तो आता नहीं है, इसीलिए उन्होंने हमारी हेल्प कर दी कि सरफेस पे पोटेंशियल भी है, तो इसका मतलब वो दूसरे मेथड को ट्रिगर कर रहे हैं। अगर वो मुझे ई दे दें पूरे स्पेस में तब भी निकाल सकता हूँ। तो मैंने दोनों मेथड बताए, वो कौन सी चीज से क्या क्वेश्चन बना दें, ये उनकी चॉइस है। तो मेरे को डिस्क की रेडियस कैपिटल R है। मैंने मान लिया कि एक डिस्क, मैं डिस्क को धीरे धीरे जोड़ रहा हूँ x, मैं एक DQ चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आया। क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट देखिए, और मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों को चमक गया होगा और उन्होंने कहा सर हो गया ये तो। मैं x रेडियस की डिस्क बना चुका हूं और एक DQ चार्ज को इनफाइनाइट से यहां लाया और यहां लाके मैंने इसके चारों ओर लगा दिया, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? इस DQ चार्ज को यहां लाके लगा दिया। जो भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेन काम किया, स्लोली लेके आया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं DQ को स्लोली लाया हूं, बिल्कुल स्टैंडर्ड वाले तरीके से। वो सारा का सारा इसमें स्टोर हो गया। क्या होगा मुझे बताएंगे, DQ इंटू वी। वी अगले ने मुझे दे रखा है, DQ लिखने की जरूरत है। DQ मुझे बताइए, रिंग एलिमेंट है तो सिग्मा इंटू 2πx dx, सिग्मा इंटू 2πx dx इंटू V, पोटेंशियल अगले ने खुद दिया है 4 सिग्मा x। अच्छा, मेरी जनरली आदत है मैं एलिमेंट की रेडियस x मानता हूँ, पॉइंट की डिस्टेंस r मानता हूँ, ताकि क्लासिफिकेशन रहे। आप r मान सकते थे, इसे RdR इसे कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। मेरे से बहुत गलतियां होती है भाई साहब, कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो मैं तो कई बार ध्यान नहीं रख पाता कि ये वाला r कांस्टेंट है, ये वाला r वेरिएबल है, तो मैंने अपने हिसाब से जुगाड़ बनाया। अरे मैं तो काट दूंगा, दोनों आर के सिंबल एक ही है, मैं तो काट देता हूँ। ये इंटीग्रेशन से बाहर जाने वाला था, ये अंदर इंटीग्रेट होने वाला था, मैं काट देता हूँ भैया, दोनों सिंबल से मैं कट जाओ, ठीक है। क्योंकि जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो बात पहले वाली चीज पे दिमाग थोड़ी लगा रहा कि ये आर ये है वो है, सिंबल बदल दूं ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो। ये मेरा रूल, मेरा तरीका है। आप चाहें तो अपना तरीका, आपको नहीं होता कंफ्यूजन, बिल्कुल। क्या आएगा मुझे बताएंगे?
8 पाई सिग्मा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, तो आर क्यूब बाई 3 इज द आंसर। देखिए, देखने में लग रहा था डरावना सवाल, अब वो किसी भी चीज पे ये क्वेश्चन दाग सकते हैं। लेयर बाय लेयर बनाइए, चीजें बनाइए, सॉल्व कीजिए, यू गॉट योर आंसर। देखिए, सोचिए, डिस्कस पोटेंशियल तो सिलेबस में है भी नहीं, इसकी सेल्फ एनर्जी भी नहीं है, लेकिन सवाल पूछ लिया ना, दिस इज कॉल्ड कि हमने इंफॉर्मेशन दी है। क्या तुम्हें बेसिक आता है? बेसिक ये है कि हाउ टू कैलकुलेट सेल्फ एनर्जी। मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए। वो किस पे क्वेश्चन बना सकते हैं? एक क्वेश्चन क्या था कि पूरे स्पेस में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड है वो निकाल लो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी, खत्म बात। इंटीग्रेशन को लिमिट तोड़ तोड़ के कर लो, खत्म बात। दूसरा है कि इस ऑब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप बनाओ, डिस्क की सबसे छोटी रेडियस से फिर ऊपर 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 ऐसे 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 बनाते जाओ, बड़ी बनती जाएगी। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन फोर्स है, ये तो मेरे हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। ये कर लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, 1:40, 10 मिनट। क्वेश्चन तो खैर मैं लेके आया हूं, ठीक है, देखते हैं। एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, वो वायर वाला क्वेश्चन छोड़ दूंगा, वो कर सकते हो, उसमें एलिमेंट वेलिमेंट लेने, क्वेश्चन तो बहुत है। ठीक है, मैं हर अभी तक का यही रहा है, मैं जितने भी लेके आया हूँ उसमें बहुत सारे तो छूटे ही हैं लास्ट में, मेरे को रन टाइम लास्ट मोमेंट पे कि भाई इतने में। चलिए, ये है यूज ऑफ गॉस लॉ, यूज ऑफ गॉस लॉ टू कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को आता हो। अगेन देखिए, मैं कई बार बच्चों को लगता है सर ये मुझे आता है, मुझे आता है, मैंने ये पढ़ रखा है। अरे मैं एफ बराबर है, मैं नया पैदा करके ले आऊं। एफ बराबर है, मैं नया पैदा थोड़ी करके ले आऊंगा यार कि सर मैंने एफ बराबर एम एस एन एल एम सॉल्व कर दिया, आप एफ बराबर एम ए क्यूब से कराओ। अबे बेसिक तो बेसिक ही रहेगा यार। हाँ, अगर कोई बच्चा मेरे से साल भर पढ़ा होता तो मुझे पता है कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, तो अब मेरे को ये एक्स्ट्रा बताना है, वो बहुत क्लियरिटी रहती है। अभी ये है कि इस क्वेश्चन के थ्रू गॉस लॉ से फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो एक मेरा पॉइंट था। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, चलिए खैर, मैं इसी पे आ रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें तो कवर करते हैं। Two disks having uniform charge density sigma 1 and sigma 1 and sigma 2 respectively are placed parallel to each other with their axis coinciding as shown. ठीक है, flux of electric field linked with disk 1 is phi 1 and flux of electric field linked with disk 2 is phi 2. ठीक है, then find relation is sigma 1 and sigma 2. ठीक है, ये बड़ा स्टैंडर्ड सा रिलेशन हो सकता है, आपको याद भी हो। ठीक है, ये दो डिस्क है, चार्ज डिस्क है, दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, ये सिग्मा 1 डेंसिटी से सिग्मा 2 डेंसिटी पे है। ठीक है, डिस्क के कारण मुझे पता है, डिस्क के कारण इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता। डिस्क के कारण मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, थोड़ा दिखने में शायद समस्या आ रही है, ये रहा। डिस्क के कारण मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, कलर अगली बार थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा, ये कलर अच्छा नहीं है। ठीक है, तो डिस्क के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सिस पे पता है मुझे, नॉन एक्सिस पॉइंट्स पे नहीं पता है। नॉन एक्सिस पॉइंट्स पे नहीं पता, तो यहाँ नहीं पता मुझे, इसके कारण इस पे फोर्स लिखना है तो डी क्यू एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ गॉस लॉ के साथ फंस जाती है थोड़ा सा मैथमेटिकली। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कलर ऐसा ले लेते हैं जो दोनों पे दिख जाए, जो दोनों पे दिख जाए, मेरे हिसाब से दिख गया। ठीक है, चलिए, ये रहा, मैंने यहाँ एक डी क्यू एलिमेंट लिया, यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आई डोंट नो किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं जैसे ही ऊपर बनाऊंगा बच्चे कहेंगे सर ऊपर क्यों, नीचे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, डी ए। मुझे बताइए, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही डीएफ आएगा कि नहीं आएगा? उधर ही डीएफ आएगा कि नहीं आएगा? उधर ही डीएफ आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा अलग अलग लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा मुझे नहीं पता इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, मैंने एक रैंडमली ड्रॉ कर दिया, वो थीटा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसका एक जनरल पॉइंट लिया, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा डी क्यू चार्ज माना है, क्या उस पर डीएफ बता सकते हो? डीएफ कितना आएगा मैग्नीट्यूड वाइज? क्यू नहीं, डी क्यू इंटू ई। क्या मेरी बात क्लियर है? ये डी क्यू इंटू ई, डी क्यू इंटू ई। क्या मेरी बात क्लियर है? 100% डी क्यू इंटू ई, दैट्स ऑल। हाँ कहना पक्का? चलो, अब मुझे ये डीएफ इंटीग्रेट करना है। मुझे पता है कि नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स ऑन डिस्क 2, मैं डिस्क 2 की बात कर रहा हूँ, वो आएगा इंटीग्रेशन डीएफ। बच्चे बोलेंगे नहीं 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 सर कंपोनेंट करो। देखिए मैंने वेक्टर लगाया है,
एक साइन की गलती जिंदगी बर्बाद कर दी थी मैंने। डीएफ फैक्टर लगाया, फैक्टर अपने आप डील कर लेगा। अब मैं इसको डीएफ में तोड़ना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि यार अगर मैं एक ऐसा ही एलिमेंट यहाँ लूँ, सिमेट्री तो दिख ही रही है, सर ने इस पे ऐसे माना है तो इस पे भी डीएफ इधर ही आएगा और ये ऐसे ही आएगा। ये वाला एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा। अच्छा, सिमेट्री ऊपर नीचे एग्जैक्टली सेम सिमेट्रिक एलिमेंट्स लिए हैं, तो इधर की तरफ जो फोर्स आएगा वो आएगा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ऊपर वही आएगा डीएफ कॉस थीटा और इधर आएगा डीएफ साइन थीटा, डीएफ साइन थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? उधर की तरफ डीएफ कॉस थीटा, इधर डीएफ साइन थीटा। डीएफ कॉस थीटा, इधर जो डीएफ कॉस थीटा आएगा, इधर डीएफ साइन थीटा आएगा, क्या कट जाएगा? डिस्क है, सिमेट्रिक है पूरी, तो डीएफ कॉस थीटा, डीएफ साइन थीटा कट जाएगा और डिस्क है तो पूरा, अरे डिस्क कैसे ले लो, डीएफ साइन थीटा, डीएफ साइन थीटा, डीएफ साइन थीटा ऐसे कट जाएगा, तो डीएफ कॉस थीटा बचा। तो बेसिकली अब मैं इसे अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं तो मुझे पता है कि किस कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना है, तो वो कंपोनेंट है डीएफ कॉस थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? डीएफ कॉस थीटा। अब डीएफ कॉस थीटा को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, डीएफ को क्या लिखूंगा मुझे बताओ? डीक्यू इंटू इसका डी है, डीक्यू इंटू डी है। क्या मेरी बात क्लियर है? इंटू कॉस थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? डीक्यू क्यों, क्या, एक मिनट, डीएफ को मैंने क्या किया, सॉरी शक्तिमान मैंने क्या कर रहा हूं यहाँ, डीक्यू को डीक्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अच्छा, डीक्यू इंटू इधर फोर्स लगा था तो डीक्यू ई, दैट्स ऑल। डीक्यू, ठीक है, डीक्यू को क्या लिखोगे बताओ? सिग्मा इंटू डी है ई कॉस थीटा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर फोर्स तो आपने इसमें पूछा ही नहीं है, सर आपने तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 में रिश्ता पूछा है। यही तो चीज है, अभी आई है। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने उस पर दो एलिमेंट्स लिए, एक इस एलिमेंट पर इसका फोर्स लिखा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, मैंने मान लिया इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया, सपोज कर लिया इधर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स आया डीक्यू इंटू ई ऐसा है तिरछा रैंडम, मुझे थीटा नहीं पता, थीटा 0 से 90 कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग आई डोंट नो। ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बात ऐसे होगा, अगर ये -90 से +90 कह देता, कुछ भी हो सकता है यार, 0 से 360, चलो थीटा तो मैंने छोड़ा है ना यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है, कुछ भी हो, ये इधर है, ठीक है, डी क्यू इंटू ई, दैट्स ऑल। मैंने कहा कि इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ऐसे ही सिमेट्रिक है, डिससिमेट्रिक है, तो इसका एक इधर, इसका एक इधर, तो ये दोनों कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, ये कंपोनेंट्स कट रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? मुझे डीएफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है। अब बच्चे कहते हैं सर 2 डीएफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करो। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपने दो लोगों को काम पे लगाया तो दोनों को काम आधा-आधा देना पड़ेगा, फिर आपको आधी डिस्क का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा भाई। एक बंदे को यहाँ से पेंट करने लगा है, एक को यहाँ से पेंट करने लगा है, तो दोनों को से पूरा पेंट थोड़ी करवाओ, आधा-आधा पेंट करवाओगे तब एक बार वॉल मानी जाएगी, दोनों से पूरा पेंट करवा दोगे, डबल पेंटिंग हो जाएगी। डीएफ कॉस थीटा, बस वो एक टेंटेटिव आइडिया लेना तो कौन सा कटेगा। डीएफ कॉस थीटा, डीएफ को लिखा डी क्यू इंटू ई, यहाँ तक क्लियर है। क्यू को लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया, तो यहाँ सिग्मा बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, ये बना ईडीए कॉस थीटा, ईडीए कॉस थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? ये बन गया ईडीए कॉस थीटा, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए पूरे के पूरे। अब बताइए ये कौन है? दैट्स द मोटो माय क्वेश्चन। कई बार ऐसे सिमेट्रिक चीजों में वो गॉस लॉ और सिग्मा जे ने अभी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया है, ठीक है। गॉस लॉ से फोर्स, देखिए मैंने तो फोर्स का बेसिक लिखा, इसमें सिमेट्री जरूरी थी, सिग्मा कांस्टेंट होना जरूरी था, सिमेट्री जरूरी है, सिग्मा कांस्टेंट जरूरी है, आपकी चीजें बैठ जाएंगी। ये ई डॉट डी ए बन गया, ई डॉट डी ए मेरा बन गया फ्लक्स, तो दैट्स इट, दैट्स इट। क्या मेरी बात समझ आई या नहीं आई? सिग्मा फाइव। अब आप बोलेंगे सर सिग्मा फाइव फोर्स, मजा आया, फोर्स मजा आया, मजा आ गया, ठीक है। क्या आएगा मुझे बताएंगे? इस पर लगने वाला फोर्स, डिस्क 1 जो डिस्क 2 पे फोर्स लगाएगी, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इस पर मान लीजिए फोर्स F2 लग रहा है और इस पर इस डिस्क ने फोर्स F1 लगाया, तो अब मैं ऊपर लिख देता हूँ F2 क्या आएगा बताइए? F2 इस पर लगने वाला, इसके कारण फोर्स, तो इस पर लगने वाला अगर मैं फोर्स देखूंगा तो इसका सिग्मा और इससे जाने वाला फ्लक्स वो मैं लिखा हुआ है, ठीक है, तो सिग्मा 2 फाई 2, अच्छा लिखा हुआ है, इसकी डेंसिटी सिग्मा 2 है और इससे जाने वाला फ्लक्स फाई 2 है, इसकी डेंसिटी सिग्मा 1, मैं वापस देख लेता हूँ, इसी का फ्लक्स लिखा हुआ ना, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड विद डिस्क 1 इज फाई 1, इससे जाने वाला फ्लक्स फाई 1,
ठीक है, सुनना पहले ये रहा। तो ये सवाल तो पूछा ही जा सकता था कि फोर्स बताओ, तो उसमें तो आधी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती, उसका सिग्मा देता, उससे जाने वाला फ्लक्स देता, फोर्स आ गया। अब मुझे बताइए एक्शन की रिएक्शन F1 F2 तो बराबर है ना। अरे डिस्क 1 डिस्क 2 पे जितना फोर्स लगाएगा और डिस्क 2 डिस्क 1 पे जितना फोर्स लगाएगा बराबर है, तो इसका मतलब सीधे सीधे से रिश्ता आ गया। अब इस पे वो न्यूमेरिकल बनाए कि इसकी सिग्मा, इसकी 2 सिग्मा या सिग्मा और जो भी दे दें, इससे जाने वाला फ्लक्स अगर 100 है, मतलब जो भी यूनिट के साथ, तो उसका बताओ। जो भी है सब यहाँ है, फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगभग 1 घंटे 50 मिनट के करीब हो चुके हैं। ठीक है, तो अब यहीं एंड करते हैं, मतलब जितना हम कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो बहुत है ऐसे, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं सर मैं तो 60 क्वेश्चन में से 20 या 15 लाता हूँ। आप पहले 20 लाता था, आप थोड़ा मेरे को आइडिया लग गया कि कितनी देर में क्या हो पाता है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, उससे ज़्यादा समय है नहीं आपके पास। सब दिन मुझे भी मत देखो, मैंने ये थोड़ी कहा है कि इसमें जो मैंने पढ़ाया वही आएगा। हो सकता है बहुत नॉर्मल सवाल आ जाए, क्योंकि ये पढ़ा तो मैं इतने सालों से रहा हूँ, बहुत साल हो गए, आया थोड़ी है। ठीक है, हाँ, तो आपकी एक नॉर्मल तैयारी के साथ एक्स्ट्रा बूस्टअप है, तो इसी टाइप की और पंगे हैं। ठीक है, बहुत है, इतना है, एक दिन के हिसाब से। ये तो सालों से पढ़ा रहा हूँ, आप बोलोगे सर सालों से पढ़ा रहे हो नहीं आ रहा, नहीं आएगा। हाँ, ऑब्वियसली बात है, हो सकता है ना आए, लेकिन आ भी जाए, किसको क्या पता है यार। एडवांस इज नॉट प्रिडिक्टेबल। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। क्लियर? ठीक है, और इसका आप सोच भी मत करो कि सर आपने और बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए। बहुत हर हर क्वेश्चन में इस तरह की कुछ ट्विस्ट है। ठीक है यार, एक-एक चीज़ को बात करेंगे तो बहुत लंबा चला जाता है। टाटा, बाय-बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जो सीख रहे हैं उसे अच्छे से सीखिए, बेसिक से सीखिए। फिज़िक्स में क्यों बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, सिलेबस के विदिन आप बोल दें कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कैसे आ गया? हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ था। इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर कैसे आ गया? हाँ, मैंने मान लिया उसका, अब कुछ होता प्रूफ या कुछ होता मुझे नहीं पता। ये एक फिलॉसफी थी, हमने मान लिया, हाँ ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बेस मान लिया, नाउ वी स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दिस। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स हमें पता हो के बाद फिर क्यों? उसके बाद होता है कि भाई कैसे लगाया, ये लगाया तो नहीं, क्यों नहीं लगा? यही एडवांस की तैयारी है। एडवांस और मेंस का सिलेबस डिफरेंट थोड़ी है। एडवांस के लिए आपको रिजिडिटी चाहिए कि कुछ चीज़ लग रही है तो कैसे? जैसे ये गॉस लॉ लिखा तो बिल्कुल सिंपल, फोर्स तो अभी भी F बराबर QE लिखा है। तो अगर मैं स्टाइल से चलता तो वैसी ही बात है। ठीक है? चलिए, तो टाटा, बाय-बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।